is Fatima. I am clinical psychologist, life coach and NLP practitioner. आज के इस प्रोग्राम में हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेल-बीइंग। और इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें ज़िंदगी के इस अहम मौजू पे बात करने के लिए जो हमारा डेली का काम है, हमारी डेली की लाइफ से रिलेटेड है और हमारी लाइफ की सम काइंड ऑफ ऐसा सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री जो हमसे सॉल्व ही नहीं होती है कभी। हम हमेशा अपने इमोशन से फंसे रहते हैं ज़िंदगी में। कभी ऐसा लगता है कि इमोशंस का गुंजल है जो सॉल्व नहीं हो रहा। इमोशंस एक ऐसी मिस्ट्री रही है हमेशा हम सब के लिए कि जिसको वी ऑलवेज स्ट्रगल विद द इमोशंस, वी ऑल आई गेस। हमने लाइफ के किसी न किसी टाइम पे इमोशंस के साथ स्ट्रगल किया होता है। तो आज इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर मौजूद हैं, बहुत काबिल, बहुत एक्सपर्ट सर। मैं इनका तारुफ कराते जाऊँ, हमारे साथ आज हैं सर अब्दुल रऊफ़। ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर, ही इज़ अ सर्टिफाइड लाइफ कोच एंड हिप्नोथेरेपिस्ट एंड सिल्वा ग्रेजुएट एज वेल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नवीस, बहुत शुक्रिया आपका। सर कैसे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम निकाला। थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया आप आपका। सुनाइए। आज आई होप सो हम बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। और जैसा मैंने कहा कि ये स्ट्रगल्स, हम स्ट्रगल करते हैं अपने इमोशंस के साथ, अपने जज्बात के साथ, अपनी मेंटल हेल्थ के साथ। एंड आई होप यहाँ पे जितने भी लोग हैं इस प्रोग्राम में वो एग्री करेंगे मेरे साथ कि दिस इज़ द मेन थिंग जो लाइफ में कभी समझ ही नहीं आती है। इट्स लाइक अ क्लाउड फॉर अस। तो हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है, कैसे सॉल्व करें, कैसे इसमें हम हेल्प ले सकते हैं आपकी एक्सपर्टीज़ से, आपकी इतनी एक्सपर्ट गाइडेंस से। इससे पहले जब मैं आपसे आपसे जो है वो सवाल जवाब करूँ, उससे पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो कर दूँ। काइंडली प्रोग्राम में जितने भी लोग हैं इस वक्त मीटिंग में जिन्होंने अपना रियल नेम यूज़ नहीं कर रहा है, प्लीज़ रीराइट योर नेम एंड यूज़ योर रियल नेम्स। आप लोगों का जो असल नाम है प्लीज़ उसको यूज़ करें। ये जो यहाँ पे इसके अलावा जो भी नेम्स हैं प्लीज़ रीराइट योर नेम्स। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग आई वांट टू अनाउंस हियर, प्लीज़ जितने भी मेंबर्स हैं अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड कन्वर्सेशन, वेरी इंटरैक्टिव सेशन इंशाल्लाह। स्पेशली मेल्स, मेरी मेल हज़रात से दरख्वास्त है कि अपने कैमरास ऑन कर लें। For males, it's a sort of compulsory thing. You please turn on your cameras, and for the females, it's up to you. If the females are comfortable, you also can, turn on your cameras, or it's up to you. For the females, though we have that leverage or we have that, space, but for males, I request you all to please turn on your cameras. So again, coming back to the topic, yes, sir. Please solve our mysteries, solve these struggles of our life. बहुत शुक्रिया मोहम्मद साद और नवीस फातिमा अगेन। और जैसा कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, पहले मुझे बता दें। Yes, sir. Your sound is quite clear. ओके, ग्रेट। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैं उन पार्टिसिपेंट्स का भी जिन्होंने हमें लास्ट वीक ज्वाइन किया था और इस दफ़ा दोबारा भी आप इस प्रोग्राम में आप ऐड हैं। बेसिकली ये उसी की कंटिन्यूटी है जो हम पहले कर चुके हैं। उसमें हमने क्योंकि बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी, देखी थी, समझी थी कि हमारा माइंड जो है वो कैसे काम करता है। और आज जो है हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलने लगे हैं इन चीज़ों को लेकर। तो उम्मीद है कि पार्टिसिपेंट्स जो हमारे उसी तरह एनर्जेटिक हैं जिस तरह लास्ट टाइम थे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जो चीज़ें हमने लास्ट टाइम कवर की थी काफ़ी हद तक उनको उस बारे में जो है वो चीज़ें मालूम हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है मोहम्मद साहब ने जो है वो रिकॉर्डिंग भी इसकी अपलोड की थी और वो हमारे पार्टिसिपेंट जो बाज़ नहीं अटेंड कर सकते उन्होंने अटेंड किया होगा, उसको दोबारा रिकॉर्डिंग को ज़रूर देखा होगा। तो आज का जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबीइंग, इसको भी स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी से करना चाहूँगा इसको भी आज स्टार्ट। स्टोरी कुछ इस तरह है कि ये जो हमारी खूबसूरत वादियाँ हैं, इन खूबसूरत वादियों में एक खूबसूरत लड़की थी। वो लड़की एक दिन अपनी टीचर्स के पास जाती है, अपने टीचर के पास जाके उनसे कहती है कि मैं बहुत उदास हूँ और मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ हैं कि मुझे अब लगता है कि मेरे अंदर मज़ीद हिम्मत नहीं रही कि मैं अपनी परेशानियों का बोझ उठा सकूँ। मेरे साथ मसाइल बहुत हैं
मैंने हर तरह से कोशिश करके देख ली है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली आ जाए। मैंने हर तरह से कोशिश करके देख ली है। लोग मेरे साथ ताउन नहीं करते, मेरे घर वाले ताउन नहीं करते, मेरे रिश्तेदार ताउन नहीं करते। तो मैं इस ज़िंदगी से जो है वो पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। और मुझे तो बाज़ का ऐसा फ़ील होता है कि जैसे जो लोग हैं हमारे इर्द-गिर्द के सारे पत्थर दिल लोग हैं, इनको कोई एहसास ही नहीं है मेरा। तो मैं इन चीज़ों से तंग आ चुकी हूँ। उनकी जो टीचर थीं, बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाली टीचर थीं। तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और लेके चली गईं एक नदी बह रही थी उसके किनारे। वहाँ जाके बैठती हैं और बिठा के उनसे पूछती हैं कि मुझे ये बताओ कि ये पानी मुसलसल इस नदी के अंदर बह रहा है और इसके अंदर ये पत्थर भी पड़े हुए हैं। क्या पानी इन सब पत्थरों को बहा के ले जा सका है यहाँ से? तो लड़की ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। कभी-कभी कोई एक आध पत्थर सरक गया हो, वरना ये पत्थर तो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। तो टीचर क्या करती हैं, वहाँ से एक छोटा-सा पत्थर उठाती हैं और पत्थर उठा के अपने स्टूडेंट से पूछती हैं कि मुझे बताओ इसकी शेप कैसी है? तो उसने कहा इसकी शेप जो है वो काफ़ी जो ओवल टाइप है इस तरह लग रही है। तो टीचर उन्हें कहती हैं कि जानती हो ये पत्थर स्टार्ट में इस तरह का नहीं थी इसकी शेप। ये नोकीला पत्थर था एक वक़्त में। लेकिन इस पानी के बहाव ने इतना अरसा बहने के बाद जो है, इस पत्थर की शेप को तब्दील कर दिया है। और आप देख रही होंगी कि यहाँ जितने पत्थर पड़े हैं उनमें मोस्टली जो है उनकी शक्ल चेंज हो चुकी है। तो सेम उन्होंने कहा है कि हमारी ज़िंदगी जो है, उसमें भी तकालीफ आती हैं, उसमें भी परेशानियाँ आती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम हाथ बाँध के बैठ जाएँ या हम मायूस हो जाएँ। अगर हम इसी तरह पानी जिस तरह बह रहा है यहाँ पे अगर इसी तरह पानी ये बहता रहे, तो एक ना एक दिन वो टाइम ज़रूर आता है कि ये पत्थर अपनी शेप चेंज कर जाते हैं। तो सेम इसी तरह वो लोग जिनको आप समझती हैं कि आपने अपनी पूरी तरह कोशिश कर ली है इनको तब्दील करने की और वो नहीं हो सके, वो एक ना एक दिन ज़रूर चेंज होंगे। तो ये बेसिकली ये जो कहानी है, ये ऑलमोस्ट हमारे आज के इस टॉपिक से रिलेटेड है। ऑलमोस्ट हमारे साथ वो लोग जिनके साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इन चीज़ों से गुज़रते हैं और उनसे जब हम स्टोरी सुनते हैं, सेशंस के अंदर आते हैं, जब उनसे बात करते हैं, तो इसी तरह की जो है वो बातें हमें सुनने को मिल रही होती हैं। तो अ, बेसिकली होता क्यों है ये? ये इमोशंस क्यों आते हैं? हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर इनके क्या असरात हैं? तो मैं इसको थोड़ा-सा कनेक्ट करना चाहूँगा अपने लास्ट सेशन के में जिसमें हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। उन बेसिक चीज़ों के अंदर हमने ये बात अ, जो है वो जानने की कोशिश की थी कि हमारा बेसिकली दिमाग चीज़ों को लेता कैसे है? हमारे ये थॉट्स बनते कैसे हैं? हमारे अंदर ये जो बिलीफ्स बनते हैं, हमारी जो सोच बनती है, हमारे उन सोच के बाद जो हमारे अंदर इमोशंस पैदा होते हैं, ये कैसे होते हैं? उनको हमने थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की थी। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से और मैं चाहूँगा कि आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी हो और जो भी मैं क्वेश्चन बीच में करूँ, तो उसकी कोशिश कीजिएगा कि आपने रिप्लाई ज़रूर करना है किसी भी तरीके से। और इस दौरान मैं एक चाहूँगा कि कुछ मैं एक्सरसाइज़ेज़ भी आपसे करवाऊँ ताकि हम इस चीज़ को ज़्यादा ईज़िली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। इमोशंस को भी अगर मैं एक छोटी-सी इसका मैकेनिज़्म बनाऊँ, कि ये बनते कैसे हैं और क्यों ये होते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ वही होती है जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे साथ कोई ना कोई वाक़या होता है। उस वाक़ये की सूरत में हमारा दिमाग जो है वो उन्हें डिफरेंट फ़िल्टर से गुज़ारते हुए कोई ना कोई मीनिंग देता है उसको। वो मीनिंग गलत भी हो सकते हैं, वो ठीक भी हो सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उनको कुछ ना कुछ मीनिंग्स देता है। उन मीनिंग्स की बुनियाद के ऊपर हमारा ज़हन जो है, कोई ना कोई सोच बना लेता है और उस सोच के नतीजे के अंदर जो है वो फिर हमारे कुछ ना कुछ जज़्बात हमारे अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये जज़्बात जो होते हैं, ये इमोशन जो होते हैं, ये पॉज़िटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। लेकिन लाज़िमी बात है जो पॉज़िटिव इमोशंस होते हैं, वो हमें हर्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं उनके ऊपर हमारा फ़ोकस ज़्यादा जा रहा होता है।
और मेरा ख्याल है कि आपको याद भी होगा कि लास्ट सेशन में भी हमने ये बात की थी कि हम जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, हमारा माइंड उन चीज़ों को ज़्यादा सामने ला रहा होता है हमारे। और बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ हमने नोट की है कि इंसान ज़्यादातर अपनी नेमतों को, अपनी खुशियों को, अपनी उन ब्लेसिंग को जो उसके पास है, उनके ऊपर वो ज़्यादा गौर नहीं कर रहा होता। लेकिन जो कमियाँ होती हैं, जो ख़ामियाँ होती हैं या कुछ कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं ज़िंदगी के अंदर, उनके ऊपर फ़ोकस इंसान ज़्यादा कर रहा होता है। तो सेम जब हम इमोशंस के ऊपर, नेगेटिव इमोशंस के ऊपर फ़ोकस ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो उसके ऑटोमैटिकली जो असरात हैं, वो फ़िज़िकली भी हमारे ऊपर हो रहे होते हैं और मेंटली भी हो रहे होते हैं। फ़िज़िकली भी हम डाउन फ़ील कर रहे होते हैं, हर वक़्त सोए रहना, सुबह-सुबह उठते ही हमारे ज़हन में सब ख़यालात शुरू हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ था, फलाँ क्यों हुआ और आज फिर ये होगा और ये होगा, ये होगा। ये सारा कुछ हो रहा होता है हमारे साथ। तो अ, उसके जब असरात हमारे ऊपर फ़िज़िकली भी हो रहे हैं और हमारे ऊपर वो मेंटली भी हो रहे हैं, तो उससे जो हमारी परफ़ॉर्मेंस होती है, वो डिस्टर्ब हो रही होती है। उसके जो रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। उसके असरात जो हैं, वो हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी पड़ रहे होते हैं। इसी तरह उनके जो असरात होते हैं, वो हमारी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर भी पड़ रहे होते हैं और उसी के असरात जो है, वो हमारे घर के अंदर, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे वर्किंग प्लेस पे हर जगह हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली इमोशंस की एक रीज़न होती है और उस रीज़न के थ्रू इस प्रोसेस से गुज़रते हुए इनके असरात हमारे ऊपर आ रहे होते हैं। अ अ, मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, एक मैं छोटी-सी जो है ना एक्सरसाइज़ आपके साथ करना चाहूँगा यहाँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को कैसे लेते हैं। पहले मुझे बता दें, आर यू रेडी फॉर दिस एक्सरसाइज़? मुझे ताकि आइडिया हो कि आपने इस चीज़ को समझा है और हम एक एक्सरसाइज़ की तरफ जा सकते हैं। साहब नवीज़ मुझे कुछ शो नहीं हो रहे तो काइंडली ओके मैसेज आ रहे हैं। जी, जी, ठीक हो गया। जी, बाकी तमाम लोग मैं बेसिकली आपको एक्सपीरियंस करवा रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये इमोशंस या इस तरह की जो चीज़ें हमारे अंदर पैदा होती हैं, उनको हम कैसे देख सकते हैं। वेरी गुड। ओके एवरीवन एक चीज़ आपने करनी है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में हुआ हो अ, जिसके अंदर आपने स्ट्रेस फ़ील किया हो, आपको कोई डिप्रेस्ड फ़ील हुए हों, मतलब कोई ऐसी चीज़ हो आपने सोचनी है जो बिल्कुल छोटी हो, जिसमें आपके इमोशन जो हैं वो ट्रिगर हुए हों और आपने बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील किया हो। कोई इस तरह का कोई भी वाक़या जो आपकी लाइफ़ में हुआ हो, रिसेंट ही कोई हुआ हो तो बेहतर है कि वो सोच लें और हम फिर एक्सरसाइज़ को स्टार्ट करते हैं। जब आप इसको सोच लें तो आपने मुझे रिस्पॉन्स देना है ताकि मुझे आइडिया हो जाए। और उस वाक़ये को जो भी आपके साथ हुआ हो, कोशिश करें कि उस वाक़ये को थोड़ा-सा आप अपने ज़हन के अंदर अ, चंद सेकंड के लिए उसको रिपीट करें, दोहरा लें। और कोशिश करें जो एक्सरसाइज़ मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, आप कोशिश करें कि इस एक्सरसाइज़ को आप अगर आँखें बंद करके कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अ, तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रही। क्या मेरी तरफ कोई इश्यू है या? जी। हाँ जी, बिल्कुल। ओके। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि आपने ये एक्सरसाइज़ जो है वो आँखें बंद करके करनी है, ताकि आपके लिए आसानी रहे इसको। उससे क्या रिज़ल्ट्स होते हैं, आपका जो फ़ोकस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसके ऊपर। कोई भी आपने इसी तरह का वाक़या कोई इवेंट जो है वो अपने ज़हन के अंदर सोचना है और उस इवेंट को आप चंद सेकंड के लिए उसको दोबारा दोहराएँ, जो भी हुआ था आपके साथ। जिसकी वज़ह से आपने डाउन फ़ील किया, आपको थोड़ा-सा स्ट्रेस में आए, कोई भी ऐसा वाक़या। दैट्स ग्रेट। अब इस तरह करें कि उस वाक़ये को जो आपके साथ हुआ था मैं जो-जो चीज़ें बोलता जाऊँगा आपने सिर्फ़ उनको जस्ट
अपने ऊपर अप्लाई करते जाना है। कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत है। जस्ट उनको सुनना है मेरी बातों को और उनको अप्लाई करते जाना है। वो जो वाक़या है उसके ऊपर गौर करें कि क्या वो वाक़या जो है वो उसमें आप एसोसिएटेड हैं या डिसोसिएटेड हैं। इसी तरह आप देखें कि क्या वो जो वाक़या है उसकी अगर हम एक पिक्चर देख के देखें, क्या वो पिक्चर जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर्ड है। इसी तरह देखें कि उस वाक़ये के अंदर क्या कोई आपको साउंड्स भी, कोई बातें जो बोली जा रही हों या सुनी जा रही हों, क्या वो भी मौजूद हैं? सेम इसी तरह ये बताएँ, बल्कि बताएँ नहीं बल्कि खुद ही आप उसको इमेजिन करते हुए देखें कि क्या वो वाक़या जो है वो कहीं करीब है या दूर है? और फिर ये भी देखें कि क्या उस वाक़ये की सूरत में आपके अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं, वो फीलिंग्स क्या क्लॉकवाइज़ हैं या एंटी क्लॉकवाइज़ हैं? वो आपकी बॉडी में, अपने जिस्म में कहाँ पे फ़ील हो रही हैं? सर में फ़ील हो रही हैं, चेहरे पे फ़ील हो रही हैं, चेस्ट पे फ़ील हो रही हैं या नीचे स्टमक में फ़ील हो रही हैं? दैट्स ग्रेट। इसको सिर्फ़ आपने एक्सपीरियंस कर लिया। जो भी आपको आंसर्स मिले हैं, इन आंसर्स को यहीं पे रखें और अब एक छोटा-सा प्रोसेस मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, उसके ऊपर आपने फ़ोकस करना है। जैसे कि स्टार्ट में मैंने कहा कि वो जो इवेंट है, वो इवेंट जो है आप उसके अंदर मौजूद हैं या आप उससे बाहर हैं। अगर लेट्स से वो इमेज के अंदर आप उस वाक़ये के अंदर आप मौजूद हैं, तो आप इमेजिन करें कि आपने अपने आप को इससे बाहर निकाल दिया है और ऐसे देखें कि वो वाक़या आपके सामने हो रहा है। आप खुद वहाँ से नहीं हैं, आप बाहर कहीं बैठे हैं और सामने स्क्रीन के ऊपर वो वाक़या आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर वो वाक़या जो है, वो जो इवेंट है, वो जो सामने आपके था, वो कलर्ड है, तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दें। जैसे पुराने दौर में टेलीविज़न होते थे, उसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर आती थी, उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दें। दैट्स ग्रेट। आप उस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को ब्लर कर दें। अब इसी तरह देखें कि अगर उसके अंदर कोई साउंड्स हैं, तो जैसे हम रिमोट से किसी चीज़ को म्यूट कर देते हैं, तो उसी तरह म्यूट कर दें और ऐसे देखें कि जैसे वहाँ पे कोई आवाज़ें, कोई बोल भी रहा है, तो आपको सुनाई नहीं दे रही। दैट्स ग्रेट। इसी तरह आप देखें कि वो जो उस वाक़ये की वजह से जो आपके अंदर फीलिंग्स थी, लेट्स से वो क्लॉकवाइज़ चल रही थी, आपकी लेट्स से चेस्ट के अंदर थी, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाना शुरू कर दें। सेम इसी तरह अगर आपको लग रहा था कि उसका बोझ जो है वो फ़ील आपको सर के अंदर हो रहा था, तो इमेजिन करें कि आपने उसको सर से निकाल के साइड पे रख दिया है। अब इसी तरह उस सारे इवेंट को आप एक दफ़ा इमेजिन करते हुए उसे ऐसे बिल्कुल टाइनी करते जाएँ, छोटा करते जाएँ, छोटा करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ और छोटा करते, करते, करते जैसे हवा के अंदर दूर किसी चीज़ को फेंक दिया जाता है, उसी तरह फेंक दें और फेंकने के बाद आप आँखें खोल लें। अ, साथ मुझे ये बताएँ कि इस टाइम टाइम क्या हो रहा है? Everyone can see the time on their mobile phones. 8:20. Okay, great. Actually, this was also the part of that exercise. एक दफ़ा दोबारा आप उसी इवेंट को सोचिए और मुझे बताएँ सोच के कि क्या उस इवेंट की जो इंटेंसिटी है, अभी भी उसी तरह नज़र आती है? उसकी तस्वीर, उसकी शक्ल, उसकी साउंड वही लग रही है कि आपको चेंज नज़र आ रहा है? और ये काइंडली मुझे अ, मैसेज में बताएँ। आर यू फीलिंग एनी काइंड ऑफ चेंज? जो इमोशंस थे, उनकी इंटेंसिटी सेम है या कुछ फ़र्क है उसमें? आप टाइप करके बता सकते हैं। गुड। एनीवन एल्स? साहब मुझे एक मैसेज नज़र आया, क्या वाक़ई एक ही रिप्लाई आया या जी इधर एक ही है, यूट्यूब पे भी एक दो आए हुए हैं, तो रिड्यूस का ही है ज़्यादा। ओके। अगर किसी को कोई फ़र्क नहीं नज़र आया तो वो भी ज़रूर शेयर करें। मच लेस, यस, गुड।
हमारी ये जो आवाज़ है कहीं लेट तो नहीं जा रही सर? ओके, 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 मच लेस, गुड, वेरी गुड। बेसिकली क्या था, अब आप गौर करें, मैं थोड़ा-सा इसकी रीज़न भी बताना चाहता हूँ और रीज़न बताने के बाद इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद फ़ील भी होगा कि ये क्यों कम हुआ और क्या हुआ है। अ, रीज़न ये थी कि बेसिकली हमारा माइंड जो है, वो सिग्नल्स की सूरत में, इमेजेस की सूरत में, साउंड्स की सूरत में और फीलिंग्स की सूरत में जो है वो इन इन्फॉर्मेशंस को, इन इवेंट्स को जो है हमारे माइंड के अंदर सेव कर देता है। वो कोई भी नेगेटिव इमोशंस थे, कोई भी इंसिडेंट हुआ था, वो हमारे माइंड के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सेव होते हैं। अब लाज़िम बात है, हमने एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ की यहाँ से, छोटा-सा प्रोसेस ही किया है। अब बेसिकली हमने क्या किया है, हमने उस प्रोसेस के अंदर उन इवेंट्स की बेसिकली शक्ल भी चेंज की, उनकी साउंड्स को भी हमने बिल्कुल म्यूट कर दिया। इसी तरह जो फीलिंग्स थी, उनको भी हमने उसकी शेप चेंज कर दी। लेट्स से क्लॉकवाइज़ था, तो हमने उसको एंटी क्लॉकवाइज़ कर दिया। सर में कहीं फ़ील हो रहा था, तो हमने उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है? तो बेसिकली ये क्या किया हमने, उनकी शेप चेंज करने से, उनकी साउंड्स को हमने म्यूट किया, ये सब कुछ करने से ये मैसेज सारा का सारा माइंड के अंदर गया। माइंड के अंदर जब ये मैसेज वहाँ पे पहुँचा है, तो हमारे माइंड ने बेसिकली जो उसके पुरानी मेमोरीज़ पड़ी थी, उन मेमोरीज़ को अल्टर किया उसने। तो जो ही चेंज किया उसको, तो उसकी ओवरलैपिंग होने की वजह से अब की जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके अंदर उसकी इंटेंसिटी थी उन इमोशंस की, उन नेगेटिव इमोशंस की, आपको कम फील होना शुरू हो गई है। ठीक है? पर अब मज़े की बात है, एक और चीज़ भी ऐड कर देता हूँ मैं इसको, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे ये मैंने एक्सरसाइज़ को, इसमें मैंने इवेंट का लफ्ज़ बोला है। बाज़ का ऐसा भी होता है कि कभी कोई कोई पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिसकी वज़ह से आप डाउन फ़ील कर रहे होते हैं। उनकी वजह से आपका जो है इमोशंस होते हैं वो ट्रिगर होते हैं, आप मेंटल हेल्थ जो है वो खराब हो रही होती है। तो मज़े की चीज़ उस पे भी आप कर सकते हो। ये कह रहे हैं कि करें कि वो जो शख्स है जिसके बारे में आपके माइंड के अंदर या आपको कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हो चुके हैं, आप उसकी शक्ल को चेंज कर दें। उसके ऊपर कोई कोई कार्टून कैरेक्टर लगा दें, ठीक है? कोई मिक्की माउस, कोई इस तरह का, वो लगा दें उसकी शक्ल के ऊपर और इमेजिन करें, उसके बाद उसको देखें। आपके अंदर खुद ब खुद चेंजिंग फ़ील आएगी, आप फ़ील होगा आपको। मतलब है कि वो बंदा जिसके ऊपर आपको गुस्सा आ रहा था, डाउन फ़ील कर रहे थे और आपने खाली, या इट्स फ़नी लेकिन जब आप इसको करके देखेंगे तो आपको खुद फ़ील होगा कि जो उस शख़्स के जिसके बारे में आपको गुस्सा था या इस तरह की कोई चीज़ थी, जैसे ही आपने उसको किसी कार्टून कैरेक्टर के अंदर चेंज किया, तो ऑटोमैटिकली आपको फ़ील होगा कि यार ये क्या है? हँसी-सी आने लग जाएगी आपको। तो इसके पीछे मैकेनिज़्म क्या है जी? मैकेनिज़्म यही है कि हम माइंड के अंदर मौजूद उन इन्फॉर्मेशंस को, वो इन्फॉर्मेशंस जिन्होंने हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा की थी, जिसकी वजह से हम डाउन फ़ील कर रहे हैं, उन इन्फॉर्मेशन को ही हमने चेंज कर दिया, ठीक है? सेम मैं आपको बताऊँ, जब हम हिप्नोथेरेपी कर रहे होते हैं, हिप्नोसिस के ऊपर कर रहे होते हैं, जब हमारे पास सेशंस में कुछ लोग आते हैं, तो ख़ास तौर पे जो पास्ट इवेंट्स होते हैं या पास्ट ट्रॉमास होते हैं, वो भी इसी तरह हमारे माइंड के अंदर वो एनग्रेव्ड हो चुके होते हैं। तो उनको भी निकालने के लिए बेसिकली यही प्रोसेस हम यूज़ करते हैं कि प्रोसेस के ज़रिए जब उनके हम सबकॉन्शियस माइंड को हम एड्रेस करते हैं, तो वहाँ जाके उन इवेंट्स को हम एज रिग्रेशन के ज़रिए, मल्टीपल मेथड्स होते हैं जिनमें एक एज रिग्रेशन भी है, उसके ज़रिए उन इवेंट्स को हम पहले सामने लाते हैं। सामने कैसे लाते हैं? उसके अंदर जो हमारे सामने क्लाइंट बैठा होता है, वो बेसिकली बता रहा होता है कि ये चीज़ें हैं, फलाँ टाइम पे ऐसे हुआ था, ये हुआ था, ये। तो हम हिप्नोसिस के ज़रिए उनको चेंज कर देते हैं या हम उनको अल्टर कर देते हैं या हम क्या करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो जो ही उससे हिप्नोसिस से बाहर आता है, तो उसकी वो चीज़ अब वो नहीं रहती। उसके अंदर काफ़ी हद तक तब्दीली आ चुकी होती है। एक तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ होती है जिससे हम लेट्स से जब हम कोचिंग कर रहे होते हैं, तो कोचिंग के दौरान हम एक चीज़ के ऊपर कहते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज होती है, ये लास्ट सेशन में मैं बात की थी, मैं दोबारा इसको आज रिपीट करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो माइंड है, वो क्योंकि लैंग्वेजेज़, अल्फ़ाज़ और उन सारी चीज़ों को महफ़ूज़ कर चुका होता है, वो भी बहुत मैटर कर रही होती हैं कि मैं वर्डिंग क्या बोल रहा हूँ।
ठीक है। लेट्स मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा हूँ, तो मैं 2 स्टेटमेंट मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा यहाँ पे कि क्या फ़र्क आता है। एक स्टेटमेंट ये है कि मैं कहता हूँ कि जी आई एम एंग्री, ठीक है, मुझे किसी बात पे गुस्सा है। और एक दूसरी स्टेटमेंट में ये बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी आई एम एक्सपीरियंसिंग अ स्टेट ऑफ एंगर, ठीक है। एक मैं कह रहा हूँ कि मुझे गुस्सा आया हुआ है और दूसरी स्टेटमेंट में ये कह रहा हूँ कि मैं गुस्से की हालत को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मुझे बताएं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके ख्याल में बेहतर है और कौन सी स्टेटमेंट के जो असरात हैं मेरे ऊपर काम आएंगे। सेकंड, दैट्स ग्रेट। अभी क्या हुआ, पहली में जब मैं कह रहा हूं कि आई एम एंग्री, तो बेसिकली मैंने अपने माइंड को ये मैसेज कन्वे कर दिया कि मैं गुस्से की हालत में हूं, मेरे ऊपर ये सब कुछ अब आ चुका है, हावी हो चुका है और बस ये मेरी हालत हो चुकी है। इसी तरह जब मैंने उसको रिफ्रेम किया, उसी सेंटेंस को रिफ्रेम करते हुए जब मैंने ये कहा कि मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, एक चीज को, एक स्टेट है, उसको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड को क्या मैसेज किया, मेरे माइंड को ये मैसेज किया कि ये उस कैफियत में नहीं है, ठीक है, बल्कि ये उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहा है फिलहाल, क्योंकि एक्सपीरियंस का भी तो एक मेमोरी मेरे माइंड में मौजूद है ना, वो जानते हैं कि एक्सपीरियंस क्या होता है, तजुर्बा कर रहे सिर्फ, वो चीज़ अभी हुई नहीं है उसके साथ। तो सेम वो जो है वो हमारे अंदर जो उसका असर होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। हमारा जो माइंड है वो उसको उस अंदाज से नहीं लेगा। मतलब है कि जो उसके बाद, उस गुस्से के बाद जो मेरा रिएक्शन होगा या रिस्पॉन्स होगा, उसमें काफ़ी कमी फील हो रही होगी, ठीक है। तो ये मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ करते हुए, लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए, ठीक है। हमारा उन चीज़ों को देखने का अंदाज डिफरेंट होना चाहिए, हम उसको जब एड्रेस कर रहे हैं तो वो मुख्तलिफ होना चाहिए। तो जब इन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है, ठीक है। सेम इसी तरह एक चीज़ मैं और चाहूँगा आपको यहाँ पे जो है ना वो आपने एक्सपीरियंस भी करना है उसको, और आप खुद अपने साथ दोहरा भी सकते हैं और बाद में कर सकते हैं। वो ये कि जब भी आपके साथ कोई भी इस तरह नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आप मौजूद हैं, तो आप क्वेश्चंस किया करें अपने साथ कि क्या वाकई ऐसा है, ठीक है, या मैं ऐसा सोच रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी एक एक्सरसाइज और बता देता हूँ। मैं चाहूंगा कि दोबारा एक छोटी सी हम एक्सरसाइज करते हैं। पहले मुझे बता दें आप रेडी हैं इस एक्सरसाइज के लिए, मुझे पता चले कि आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कितनी है। एक और एक्सरसाइज करते हैं हम। दैट्स ग्रेट, ओके, गुड हो गया। अच्छा, ये एक्सरसाइज इस तरह है कि इसमें आपने दोबारा कोई इवेंट, कोई वाकया, कोई शख्स, कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको स्ट्रेस फील हुआ या किसी के साथ कोई इख्तलाफ हुआ, ठीक है, कोई छोटी चीज़ देखनी, कोई बड़ी चीज़ नहीं देखनी, क्योंकि हम बेसिकली इन सेशंस के अंदर क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को एजुकेट कर रहे हैं। हम प्रॉपर कोई थेरेपी सेशन तो कर नहीं रहे कि जी हमने कोई बड़ा इवेंट देखना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं देखनी है और उसके ऊपर हमने काम करना है, तो छोटी छोटी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो इसी उसी तरह कोई और वाक्य, या उसी को भी आप ले सकते हैं, कोई और भी चेंज कर सकते हैं, उस वाक्य को आप ज़हन के अंदर लेके आएं और वहां देखें कि उस वाक्य को अपनी नज़र के साथ देखें कि वहां पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। सिर्फ देखें, आप ऑब्जर्व करना है आपको और अपने ही माइंड के अंदर उसको रिपीट करना है। अब एक काम करें, अब ये काम करें कि जिसके साथ ये मामला आपका चल रहा था, जस्ट इमेजिन करें कि आप दोनों के दरमियान या उस वाक़े और आपके दरमियान एक थर्ड पर्सन साइड पे खड़ा हुआ है, आपके लेफ्ट या राइट साइड पे, और वो इस इवेंट को देख रहा है। अब एक काम करें, आप अपने आप को उस थर्ड पर्सन की जगह पे ले जाएं और फिर देखें आप दोनों जिसके साथ आपका ये मामला हुआ है या उस वाक़े को जिस तरह मामला है, वो थर्ड पर्सन जिस नज़र से देख रहा है उसको वहां पे ले जाएं अपने आप को, वहां से देखें। लेट्स से मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरा किसी शख्स के साथ इख्तलाफ हुआ है, किसी चीज़ के ऊपर हमारी राय में इख्तलाफ है या हमारी बहस हो गई, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उसका अपना था, जिसके ऊपर हमारे दरमियान जो गुस्सा हुआ।
अब मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को भी देखा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था और सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरे सामने था। अब मैंने क्या किया कि मैंने अपने लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे एक और शख्स को खड़ा कर दिया और उस शख्स की नज़र से इस वाक़ये को देख रहा हूँ। ठीक है? जैसे क्या होता है कि हमारा जब भी किसी के साथ कोई इख्तिलाफ़ हो तो बाज़ क्या होता है, हम किसी थर्ड पर्सन को दरमियान बिठाते हैं और कोशिश करते हैं कि जी ये हमारी मुसालियत करवाएगा, ये बेहतर तरीके से जो है वो फ़ैसला कर सकता है क्योंकि वो दोनों की राय को सुन रहा है। सेम इसी तरह अपने आप को उस थर्ड पर्सन की जगह पे लेके जाएँ। तो आपको फ़ील होगा कि आप दोनों इंसानों की, जो दोनों शख्स हैं, उनकी राय जो है उस थर्ड पर्सन को समझ आ रही है। और फिर देखें कि क्या उसकी इंटेंसिटी में कोई कमी फ़ील होती है। अब एक और काम करें। अब इस थर्ड पर्सन की बजाय अब एक काम ये करें कि आप इमेजिन करें कि आप ऊपर किसी जगह के ऊपर, लेट्स से ये जहाँ पे ये वाक़या हुआ है या जहाँ पे ये लोग मौजूद हैं, आप उनसे कोई तकरीबन 30 या 40 फीट ऊँचाई के ऊपर बैठे हैं। लेट्स से इमेजिन करें कि ये वाक़या नीचे आप किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठे हैं और ये नीचे ये वाक़या हो रहा था और आप ऊपर से खड़े ये देख रहे थे ये सब कुछ। और वहाँ से देखते हुए आपको क्योंकि नज़र आ रहा है कि इस शख्स ने पहले क्या बात की थी, उस शख्स ने क्या बात की थी, कि उसने पहले हाथ उठाया था, उसने पहले हाथ उठाया था, उसके अल्फ़ाज़ क्या थे, उसकी टोन कैसी थी, ठीक है? उसकी वर्डिंग कैसी थी। आप ऊपर समझे एक गैलरी में सेकंड या थर्ड फ्लोर पे बैठे हुए हैं, वहाँ से ये सारा वाक़या देख रहे हैं। और वहाँ से देखते हुए देखें और फिर देखें आपको इस वाक़ये के अंदर आप एक जज के तौर पे अगर उसको देखें तो आपको क्या लगता है, आप कैसे फ़ैसला करेंगे? और फिर इमेजिन करें कि क्या ये वाक़या सॉल्वेबल था कि नहीं? जस्ट रिप्लाई नो और येस। अब आपने 3 डायरेक्शंस के अंदर इसको देख लिया। पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, ठीक है? फिर एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ क्योंकि 2 आप थे, तीसरा वहाँ मौजूद आ गया, उसकी नज़र से देखा। अब आपने एक चौथे इंसान की नज़र से भी देखा है, जो सेकंड या थर्ड फ्लोर के ऊपर बैठा है और जो आपके सारे इश्यू को सुन भी रहा था, देख भी रहा था और ऊपर से ऑब्ज़र्व भी कर रहा था। अब जब अपने आप को थर्ड पर्सन की जगह पे लेके जाएँ, जो सेकंड या थर्ड फ्लोर के ऊपर, सॉरी, फोर्थ पर्सन की जगह पे लेके जाएँ, जो सेकंड या थर्ड फ्लोर के ऊपर बैठा देख रहा है, अब वहाँ पे अपने आप को ले जाएँ और वहाँ से अपने आप को देखें, इन दोनों को जो आपस में झगड़ रहे थे या किसी चीज़ पे डिस्प्यूट था उनका। फिर देखें कि आपको उसमें कमी फ़ील होती है या आपको लगता है कि हाँ, ये वाक़ई मसला हल हो सकता है, था। बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे जी, मैं क्वेश्चन बाद में लूँगा, मैं अभी पढ़ नहीं सकता यहाँ पे। अ, अब हम क्या कर रहे हैं, ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, हम अपनी लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, ठीक है? रिफ्रेम कर रहे हैं अपनी वर्डिंग को, हम क्वेश्चन्स कर रहे हैं अपने उन इमोशंस को, ठीक है? हम तीसरा काम क्या कर रहे हैं, हम माइंड के अंदर जो वो जिस इमेजेस की सूरत में वो चाहे बैठे हुए हैं, चाहे साउंड्स की सूरत में बैठे हुए हैं वो वाक़यात या फीलिंग्स की सूरत में बैठे हुए हैं, हम बेसिकली उनको चेंज कर रहे हैं। उनकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, उनकी जो स्टेट है वो चेंज कर रहे हैं। कलर्ड इमेज था तो हमने उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, ठीक है? साउंड्स थी तो हमने साउंड्स को चेंज कर दिया। इवन कि उन साउंड्स को आप किसी कार्टून कैरेक्टर के साउंड्स के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? फीलिंग्स थी तो फीलिंग्स की जगह चेंज कर दी। सेम ही हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी और उसको छोटा-छोटा करके कहीं हमने गायब कर दिया। ये काम किए, हमने रिफ्रेम किया, हमने अपनी वर्डिंग के अंदर चेंज लाए। तो ये 3 से 4 हम प्रोसेस हम कर सकते हैं। यही चीज़ें अगर हम कॉन्शियसली अपने इमोशंस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम करते जाएँ, तो हमारे बहुत से मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो सकते हैं लाइफ़ के अंदर। तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें इस टॉपिक को समझने के लिए काफ़ी थी और इसमें कुछ साथ हमारे पास टाइम है मज़ीद या हम क्वेश्चन्स आंसर की तरफ जा सकते हैं? ओ ओह! चलिए।
ठीक हो गया। नवीस, इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है या हम क्वेश्चंस की तरफ जाएं? कोशिश करें कि क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक, जो आज हमारा टॉपिक था, इसी से रिलेटेड होने चाहिए। और देख लें, जो जो भी क्वेश्चन करना चाहें वो अपना हैंड रेज कर लें तो हम क्वेश्चन ले लेंगे। हाँ यस, मेरी सब पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, जैसे सर ने कहा है, क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो। एक तो पहली रिक्वेस्ट हमारी आपसे ये है। सेकेंडली, आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन करने हैं प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करें, और हमारी आपसे गुजारिश है कि अपना माइक अनम्यूट करके हमसे ऑडियो पे सवाल करें। हमारे पार्टिसिपेंट्स शाई बहुत होते हैं, मैसेज या मैसेज कर देते हैं, ऑडियो मैसेज से सर पता नहीं क्यों डरते हैं हम लोग। वैसे मैंने देखा है, कैमरे पे आने से भी डरते हैं हम। अब यस, देखें ना, एनीवन छोटा सा प्लीज। पॉइंट मैं यहाँ पे एक बताना चाहूंगा जी। नवीज, आप उसके बाद सिर्फ एक मिनट दे दें। ये छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं जो बेसिकली हमें बता रहे होते हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में कितना सीरियस हैं। ठीक है, हम अपने इश्यूज के बारे में, अपने मामलात के बारे में, हमारे अंदर एक ये भी एक चीज़ पाई जाती है कि हम मौजज़ों का इंतज़ार बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई कोई ऐसा मौजज़ा हो जिससे सारे कुछ तब्दील हो जाए और हम ठीक हो जाए। मतलब स्टेप लेने से हम बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं किसी चीज़ के लिए भी। तो कई चीज़ों में हमने खुद अपने आप को स्टक किया होता है, हमने खुद अपनी बाउंड्रीज सी बना ली होती हैं, और उसी बाउंड्रीज के अंदर ही हम अपने आप को घुमा फिरा रहे होते हैं। उससे बाहर देखने की कोशिश भी नहीं करते, उसके बाहर जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो बाज़ ये चीज़ें भी हमें जो है ना, हमारे मामलात को, हमारे मेंटल हेल्थ को वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है। खैर, एक अलग चीज़ थी। कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो ज़रूर हैंड रेज करें और हम देख लेते हैं एक्सरसाइज के बारे में या चीज़ों के बारे में कोई भी सवाल हो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था इसमें कि ये जिस तरीके से आपने कहा इमोशंस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी होते हैं, तो इसकी थोड़ी सी समझ नहीं लगी इस तरीके से। नहीं, जी साहब, इमोशंस हमारे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होते। उन इमोशंस की सूरत में या जो इवेंट होता है उसकी वजह से जो हमें फीलिंग्स होती है ना, जिसकी वजह से हम बाज़ का बिल्कुल डाउन हुए हुए हैं, माथे पे हाथ रखा हुआ है और बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, तो देखा होगा कि बाज़ का हमारी जो ब्रीदिंग हो रही होती है ना, वो बड़ी डिफरेंट होती है। बाज़ लोग उसको सर में फील कर रहे होते हैं, ठीक है। बाज़ लोग जो है अपनी चेस्ट पे फील कर रहे होते हैं ज़्यादा, ठीक है। देखा होगा बाज़ को परेशानी में हम यूँ गहरी सांस लेते हैं, ठीक है। ये चीज़, ये बेसिकली क्या है, ये उस उन इमोशंस का रिजल्ट होता है, ठीक है, जो हमें हमारी फिजिकली जो है हमें नजर आ रहा होता है। मैंने बताया ना कि इमोशंस जो है वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीकों से हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो ये जो मैंने बताया था वो ये था कि अब मुझे लेट्स से यहाँ पे चेस्ट के ऊपर फील हो रहा है, और मैं अगर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करूंगा तो मुझे फील होगा कि ये राइट टू लेफ्ट जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ये, ठीक है। या एक जगह बर्डन सा बना हुआ है मुझे चेस्ट के ऊपर, ठीक है, या किसी खास डायरेक्शन में है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे भी क्लाइंट देखे हैं जिनको ना अपने स्टोमक में फील हो रही होती है उसकी फीलिंग्स, ठीक है। बल्कि इवन जब डिप्रेशन में आपने सुना होगा कि स्ट्रेस में बाज़ लोग को भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, बाज़ की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये बेसिकली वो फीलिंग्स जो होती हैं उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है। बाज़ का सर भारी हो रहा होता है, तो उसको अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर आंखें बंद करके महसूस करें तो आपको आइडिया हो रहा होता है वो किस डायरेक्शन में है वो। अगर उस डायरेक्शन को भी आप चेंज कर दें, ठीक है। मैंने ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे कहा था कि अगर आपको राइट साइड पे फील हो रहा है या एक डायरेक्शन में फील हो रहा है तो उसको एंटी क्लॉक कर लें। सर में फील हो रहा है तो उसको उठा के इमेजिन करें कि आपने साइड पे कहीं फेंक दिया है, ठीक है। चेस्ट में फील हो रहा है तो आप जैसे उसको निकाला और निकाल के आपने साइड पे कहीं पे रख दिया है, ठीक हो गया। तो वो उससे ये था, क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है वो इन तीनों चीज़ों से इन्फॉर्मेशन को जो है वो इन इन इवेंट्स के बारे बाद जो हमारे ऊपर असरात होते हैं वो तीनों सूरत में हो रहे होते हैं। वो विजुअली भी हो रहे होते हैं, वो साउंड्स की सूरत में भी हो रहे होते हैं, और वो फीलिंग्स की सूरत में भी होते हैं। तीनों फॉर्म में हो रहे होते हैं।
तो हम क्या करते हैं, उनको फिर तीनों फॉर्म्स के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? चैट है ज्यादा। कोई बात नहीं, आज हम वेट करेंगे, 1-2 मिनट वेट करेंगे। शायद किसी के अंदर जो है वो हौसला आ जाए बोलने का। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सेशन थोड़ा लेट ही अटेंड किया है, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी कि जैसे मेरे साथ ये होता है कि गुस्से में ना समटाइम्स किसी बात पे गुस्सा आया हो या टेंशन में हो, भूख ज़्यादा लगती है, और दूसरा ये कि समटाइम्स सर भारी होना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त बंदा कैसे रिलीज़ करे उस चीज़ को, कि सिचुएशन है, बंदा भी आपके सामने नहीं है, आप उस टाइम बात भी नहीं कर सकते, उसको या दबा सकते हैं तो या एक्सप्रेस कैसे करें? जी, अच्छा, इसमें मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं आपको। लाज़िम बात है, आपने जैसा बताया है कि उस टाइम तो हम और तो कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं अपने आप से। क्या ये वाक़ई ऐसा हुआ था? या वाक़ई जो इस गुस्से को जिसको मैं समझ रही हूँ ये वाक़या ठीक है? क्या इसमें वाक़ई उस शख्स का कोई कसूर है? ठीक है? क्वेश्चंस करें। तो उस टाइम पे जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो नहीं रहेगी। जो हमारी मोस्टली जो है वो रिएक्टिव स्टेट होती है कि किसी ने गुस्सा किया तो फ़ौरन हमारे ज़हन में जवाब आता है, हम जवाब देने की कोशिश कर रहे होते हैं। आगे से कि इसको जवाब ज़रूर दें, या अपने आप को डाउन फ़ील करवाना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अगर रुक के ये सोचें कि क्या पता ये चीज़ ऐसी है भी सही कि नहीं है, तो इससे जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ना फ़ील हो जाएगा आपको। बाकी जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है ना, वो चीज़ें आप बाद में कर सकते हैं। लेट्स से अगर वो कोई ऐसा वाक़या हुआ है आपकी लाइफ़ में जो आपके ज़हन के अंदर बैठ गया है, ठीक है? आप रात को सोए हुए हैं तो उस टाइम भी सोच रहे हैं उसी के बारे में, कहीं बैठे हुए हैं तो उसी को सोच रहे हैं, उससे जो है आपकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। वहाँ पे फिर आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं जो मैंने एक्सरसाइज आपसे करवाई है, ठीक है? उसमें आप उसको कलर चेंज कर दें, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, उसमें साउंड्स को चेंज कर दें, वो फिर बाद में ज़रूर कर सकते हैं। इंस्टेंट जो है, वो मैं यही चाहूँगा, यहीं पे ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पे आप क्वेश्चंस करें, ठीक है? कि क्या ये वाक़ई ऐसा ही है, जो मैं समझ रही हूँ? बहुत शुक्रिया, समझ आ गई बात की। थैंक यू। सर मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि जब हम किसी के साथ बड़ा सिंसियर होके काम करते हैं ना, तो जैसे अब किसी पब्लिक पोस्ट पे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे हैं, तो अपने मतलब टीम के साथ बड़ा सिंसियर होके काम करते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं आता। या जैसे आपने प्लान किया होता है चीज़ें वैसे नहीं होती, तो वो फिर इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। तो इस चीज़ को कैसे कवर किया जाए? आपके पास इस बात की क्या श्योरिटी है कि वो सारे जो हैं टीम के अंदर, वो गलत हैं और आप ठीक हैं? सर वो इस तरह से अज़्यूम कर लेता है ना इंसान कि मैंने इतना किया है, या ये जैसे मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही हूँ, मैं एहसास कर रही हूँ, तो दूसरे लोग उस तरह से नहीं कर रहे। वो अगर किसी भी मौके पे नहीं करते, या यानी एक्सपेक्टेशंस ना चाहते हुए भी इंसान अटैच कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके मैं ना बड़ा पर्सपेक्टिव की तरफ बाद में जाना चाहूँगा। मैं पहले छोटी-छोटी चीज़ें आपसे सवाल करना चाहता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि इस मौके के ऊपर आपने ये सिर्फ़ बैठ के सोचा हो कि अ, मैं जानना चाहूँगी कि इन लोगों की मेरे बारे में क्या राय है? जी मेरे सर, काम के हवाले से। वो मैं अक्सर सोचती हूँ कि कभी भी फ़ोर्स करके काम नहीं लिया जा सकता, विन ओवर करना पड़ता है, और उसके लिए भी कोशिश करती हूँ कि मतलब उनका भी ख्याल रखा जाए, फैसिलिटेट किया जाए। सिर्फ़ ये नहीं कि वन साइडेड यानी अथॉरिटेटिव स्टाइल ना हो। लेकिन इन सब के करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि जैसे फॉर ग्रांटेड लिया जाता है ना, यानी उसकी कोई आपका वैल्यू नहीं दी जाती। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सलसबील है। तनसबील, जी। माशाल्लाह, बड़ा यूनिक नाम है। मेरा सवाल ये था कि कभी आपने ये सोचा कि उन लोगों की मेरे बारे में क्या राय है कि अ, मैं ठीक हूँ काम करने में, मैं परफेक्ट हूँ या मेरे अंदर ख़ामियाँ हैं?
जी सर, ये भी जानने की कोशिश की, तो उसमें कुछ लोगों की राय ठीक थी मेरे बारे में, यानी उनको लगता है कि ठीक ये काम करती हैं, जो बात कह रही हैं सही कह रही हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये ज़्यादा एफिशिएंट है और हमें भी प्रॉब्लम में डालती हैं, या फिर बाज़-औक़ात ये स्ट्रिक्ट हो जाती हैं ज़्यादा। तो ये यानी 2 किस्म की राय थी। ठीक हो गया। ये क्योंकि बेसिक चीज़ें थी, पहले मैं यही चाहूँगा जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, इस तरह की जब भी सूरत-ए-हाल हो ना, उसमें सबसे पहले ये 2 पॉइंट्स पहले नोट किया करें। पहला ये कि क्या वाक़ई मैं ठीक हूँ? मैं भी तो गलत हो सकती हूँ। और दूसरा ये पॉइंट सोचा करें कि यहाँ जितने भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ठीक है? जिसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है, उनकी मेरे बारे में क्या राय है, ठीक है? नेगेटिव राय ज़्यादा है या पॉज़िटिव ज़्यादा है? अगर नेगेटिव ज़्यादा है तो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जिनको वो बेशक आप उनको ठीक समझती हो या ना समझते हो, एट लीस्ट उन पॉइंट्स को पूछने की कोशिश ज़रूर करें, जानने की कोशिश ज़रूर करें कि ये चीज़ें जो मेरे बारे में कही जा रही हैं, ठीक है? या फिर क्यों की जा रही हैं? ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पहले ज़रूर जानने की कोशिश करें। इनमें आप बाज़ औक़ात हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। हमें सॉल्यूशंस क्यों नहीं मिल रहा होता, उसकी रीज़न ये होती है कि हम पहली स्टेज पे ही अपने आप को ठीक और दूसरे को गलत समझने पे इस नज़र से देख रहे होते हैं। जब इस नज़र से देखते हैं तो हमें अपनी ख़ामियाँ या अपनी जो कोताहियाँ होती हैं वो कम नज़र आती हैं और दूसरे को ज़्यादा नज़र आती हैं। जो मैंने बेसिक पॉइंट्स 2 बताए हैं, अगर उनको आप सामने रख के देखेंगी तो एक तो उससे कमी होगी काफ़ी। उसके बाद लेट्स से उनके अंदर भी आप क्लियर हो चुके होते हैं, ठीक है? सब कुछ क्लियर है। तो फिर आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप क्विट कर दें, आप चेंज कर दें अपनी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरी एनर्जीज़ भी हैं, मैं अपने वक़्त भी दे रही हूँ, एनर्जीज़ भी दे रही हूँ, अपना सब कुछ दे रही हूँ, उसके बावजूद मुझे वो रिस्पॉन्स यहाँ से नहीं आ रहा, तो नो प्रॉब्लम, आपकी लाइफ़ है, आप चेंज कर सकते हैं। आप अपनी जॉब पे हैं तो जॉब चेंज कर लें, पोज़ीशन ऐसी है तो वो चेंज कर लें, किए जा सकते हैं। तो वो बात के ऑप्शंस हैं वो वहाँ पे। जी सर, बहुत शुक्रिया। Anyone else? जी नवीस आप। सर एक और चीज़ भी थी, जैसे आपने कहा कि हम अपनी ज़िंदगी में ना नेचुरली जो कमी-कोताही होती है उसको देखते रहते हैं, और वही फिर हम उसी वज़ह से हम डाउन फ़ील करते रहते हैं। अब जैसे मेरा मैंने बेटा है कहा वो सीपी मैंने चाइल्ड है, कहा मतलब मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक बेटी ठीक है और बेटा जो है वो एक सीवियर डिसेबल केस है उसका। तो अब मेरे पास सब कुछ है, मतलब जॉब भी है, बाकी भी कोई लेकिन वो बेटे की जो कैफ़ियत है वो मुझे हर वक़्त, यानी हर दूसरे दिन मैं परेशानी में चली जाती हूँ। तो सर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर बाकी सब कुछ पीछे रह जाता है, लगता है कि किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है लाइफ़ का, मतलब कि इस कदर वो बच्चा भी तकलीफ़ में है और मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाती। तो वो फिर सर इस किस्म की चीज़ों में कैसे इंसान अपने आप को स्टेबल रखे? क्योंकि ज़ाहिर है वो तो नेचुरली है, मतलब उसमें किसी इंसान का तो कोई किरदार नहीं है, वो जो हुआ जैसे भी, तो उसके साथ ही चलना है ज़िंदगी में। लेकिन ये है कि इमोशनली इंसान स्टेबल नहीं रह पाता। ओके। मैं एक छोटा-सा वाक़या बता देता हूँ, उसके बाद आपके जवाब की तरफ आना चाहूँगा। मेरे एक दोस्त हैं, लाहौर में होते हैं। उनका एक बेटा जो था वो इसी तरह जो है मेंटली रिटार्डेड था, डिसेबल था और तकरीबन वो 12 साल की एज तक उनके साथ रहा और 12 साल के बाद वो अल्लाह के पास चला गया। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई और मैं वहाँ गया उनके पास मिलने, तो बहुत ज़्यादा मुतमईन बैठे थे वो, बहुत ज़्यादा मुतमईन बैठे थे। तो मैं थोड़ा-सा अंदर-अंदर से फ़ील कर रहा था कि यार इतना बड़ा इम्तिहान इनके ऊपर आया है। एक बच्चे को इन्होंने 12 साल पाला है, इन्होंने इनकी वाइफ़ ने, ठीक है, बाकी घरवालों ने और आज ये बंदा जो है बिल्कुल मुतमईन बैठा हुआ है। तो उससे बात हुई तो बातों के दौरान वो उसने वैसे नॉर्मल मैंने कहा क्या लाइफ़ में आगे क्या चीज़ है? कहता है यार मैं सोच रहा हूँ कि अल्लाह ताला इस तरह की एक और औलाद मुझे दे। उसका ये फ़िक्रा बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए सुनने को। उसने कहा मेरी ख़्वाहिश है कि अल्लाह ताला इस तरह की एक और औलाद मुझे दे।
और मैं उसे पालूं। और होता क्या है कि हम इंसान जो है ना, बास का इस तरह की चीज़ों की कदर हमें उस वक्त आती है जब वो चीज़ें हमसे छिन जाती हैं या चली जाती हैं। हम इंसान हर वक्त जो है वो आराम और सुकून की तलाश में रहते हैं। अभी देखें, आपने खुद अपने इस सवाल के दौरान 3 से 4 चीज़ें बोली। एक आपने ये कहा कि मेरे पास जॉब भी है, सब कुछ है, ठीक है? आपकी वर्डिंग थी, सब कुछ है, लेकिन इस बच्चे की वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ। तो वही चीज़ मैंने जिससे पहले ज़िक्र किया था कि हम इंसान अपनी सब कुछ को बाज़-औक़ात, उन खुशियों को, उन ब्लेसिंग को हम साइड पे कर लेते हैं, और जो अल्लाह ताला ने कोई छोटा-सा इम्तिहान हमारे लिए रखा था, हालाँकि इम्तिहान नहीं होता, वो भी बहुत बड़ी खुशी की एक चीज़ होती है। हमें बज़ाहिर लग रहा होता है कोई इम्तिहान है, उसको हम ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो इस सेंस में अगर देखें, बल्कि यहाँ पे मैं अगर सच बताता जाऊँ तो जब ये मैंने उसकी ये बात सुनी, तो मेरे अंदर भी ये ख़्वाहिश पैदा हुई। ये आपको सच बता रहा हूँ, मेरे अंदर भी ख़्वाहिश पैदा हुई कि या अल्लाह, अगर इस तरह की कोई चीज़ तू मुझे देता है, तो मुझे खुशी होगी कि मैं तेरी उस नेमत को भी इस अंदाज़ से लेके चलूँ कि मुझे पता चले कि मैं अल्लाह के कितना करीब हूँ। और एक बड़ी तहरीर उस बंदे ने फिर फ़ेसबुक के ऊपर लिखी अपने उसके बारे में। उस तहरीर को जब मैंने पढ़ा, तो उस तहरीर के अंदर अगर मैं उसका वो एक लाइन के अंदर अगर आपको उसका जवाब दूँ ना, उसके अंदर यही था कि मैं इस काबिल नहीं था। मेरी ज़िंदगी में मेरे पास शायद अल्लाह को दिखाने के लिए या अल्लाह को बताने के लिए क़यामत के दिन कुछ भी नहीं था। ये एक चीज़ थी जिसके ऊपर मुझे पता था कि जो है ना, मैं कामयाब हो जाऊँगा ज़िंदगी में। और आज मुझे इस चीज़ का दुःख हो रहा है, और ये ख़्वाहिश भी हो रही है कि अल्लाह ताला दोबारा इस तरह की औलाद दे, ताकि मैं आखिरत में कामयाब हूँ। मैं इतना कहना चाहूँगा इसके मामले में। जी सर, वाक़ई बहुत बड़ी बात है ये। बहुत शुक्रिया। सर, एक छोटी-सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि नॉट एक्चुअली ऐड करना चाहूँगी, आई जस्ट वांट कि आप मुझे करेक्ट करें इस बात पे कि इसका मतलब ये है जो आप कहना चाह रहे हैं कि हम हर चीज़ को दुनियावी एंगल से देख रहे होते हैं, हम अपने डिवाइन एंगल से नहीं देख रहे होते, या अपने ओरिजिनल एंगल से नहीं देख रहे होते, जो हमारा ओरिजिनल पर्पस है इन दिस दुनिया में, या हमारी एग्जिस्टेंस के बिहाइंड जो फिलॉसफी है। इसका मैं बिल्कुल सादा सा एक जवाब देना चाहता हूँ। अगरचे हमारी डिबेट नहीं है, हमारा वो नहीं है, ये कोई रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं इन चीज़ों का। मैंने एक चीज़ नोट की, हम इंसान जो है ना, हम समझते हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये हमारे लिए इम्तिहान की जगह है। ये फ़िक्रा गलत है। हम इस जहान के लिए आए ही नहीं हैं। हम अगले जहान के लिए बनाए गए हैं, इस जहान के लिए बनाए ही नहीं गए। जबकि हमारा फ़ोकस जो होता है वो इस जहान के ऊपर होता है, इसको दुरुस्त करने के लिए ऊपर होता है। हम ये समझ रहे होते हैं कि इसको दुरुस्त करेंगे तो फिर आखिरत में सब कुछ होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप अपना फ़ोकस आखिरत पे पहले कर लें ना, तो यहाँ से तवज्जो जो है वो चीज़ों से ऑटोमेटिकली हट जाती है। तो आपको याद होगा लास्ट सेशन में मैंने एक बात की थी कि हम ना बाज़ का कोई प्रॉब्लम्स या कुछ इश्यूज़ होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, तो हम उन इश्यूज़ और उन प्रॉब्लम के ऊपर जो है ना वो सोच रहे होते हैं, ठीक है? हम ये नहीं सोच रहे होते कि ये प्रॉब्लम जो होते हैं ये होते क्यों हैं? इसकी रीज़न क्या है? ये आते क्यों हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? ये प्रॉब्लम्स हैं क्या? क्यों होते हैं? हम उसके ऊपर नहीं सोच रहे होते, हम उसको ठीक करने की ज़रूर कोशिश कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना पर्सपेक्टिव ये वाला चेंज करना चाहिए कि हम इस दुनिया के लिए बने ही नहीं हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना इस दुनिया को सँवारने के लिए आए हैं हम, ठीक है? हम जिस चीज़ के लिए आए हैं, अगर फ़ोकस आपका वो पे वहाँ पे होगा ना, ऑटोमेटिकली इस तरह की चीज़ें जो हैं वो छोटी फ़ील होनी लग जाती हैं, और हमारे जो इमोशंस होते हैं इस तरह के वाक़यात के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, ठीक है? हमारा पर्सपेक्टिव ही कुछ और हो चुका होता है ना उसके बाद। वो एनएलपी में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी, आपको याद होगा कि परसेप्शन इज़ प्रोजेक्शन, कि जो हम चीज़ को समझ रहे होते हैं वही प्रोजेक्ट हो रही होती है हमारे सामने। तो वही परसेप्शन क्या है बिल्कुल। ज़िंदगी के बारे में, ठीक है? वो आपने फ़िक्र हम सब ने सुना हुआ है। हम कहते हैं, वो कहते हैं कि बेसिकली जो मौत होती है ना, वो ज़िंदगी की इब्तिदा है। ये ज़िंदगी ये नहीं है। जब मौत होती है बेसिकली असल ज़िंदगी वो उस टाइम स्टार्ट होनी है,
तो मेरी अगर परसेप्शन एक दफ़ा चेंज हो जाएगी तो मुझे ऑटोमेटिकली जो है मेरी जो प्रोजेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी, मैं चीज़ों को और तरीकों से देख रहा हूँगा, मेरी सोच डिफरेंट तरीके से जो है वो एक्ट कर रही होगी दुनिया के अंदर। राइट, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। मतलब इसका मतलब ये है कि our perception is basically our perception can really break us or make us. बिल्कुल ठीक कहा आपने। Okay, that's really interesting, माशाल्लाह, कि हम जैसा परसीव करते हैं, हम जैसी चीज़ों को सोचते हैं, हमारी लाइफ वैसी होती है। असल में वो हम होते हैं, वो हम बनते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? अगर नहीं है कोई प्लीज, तो फिर हम अगर चैट किसी की का कोई तरफ जाना सवाल है, चाहेंगे, अगर कोई ऑडियो पे आके क्वेश्चन करना चाहे तो वो देख लें, नहीं तो चैट में अगर कोई क्वेश्चन प्लीज आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं और आप लोग अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। प्लीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ट्राई टू आस्क ऑन वॉइस, अनम्यूट अच्छा, योर माइक एंड हाँ आस्क जी, क्वेश्चंस। मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी कि टीनेज बॉयज़ एंड गर्ल्स जो उनमें फ्रस्ट्रेशन, और बच्चे समटाइम्स ये समझ रहे होते हैं कि पेरेंट्स जो है ना वो उन पे बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमें याद आता है भी हमारा जो टाइम था हमें भी ऐसे ही लगता था, लेकिन अब लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे, तभी हम लोग अपने रास्ते पे सही चले हैं। तो ये जो जनरेशन गैप है इसको कैसे काफ़ी हद तक कम हो गया है, मतलब जैसे कुछ बच्चों की मान ली, कुछ उनको मतलब उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ खिला दिया, कुछ इस तरह से करके, लेकिन ना फिर भी कुछ चीज़ें समटाइम्स हो जाती हैं, उनको कैसे बंदा ठीक कर सकता है? सबसे पहले तो मैं आपकी जो राय है उससे बड़े अदब के साथ जो है वो इख्तिलाफ़ करना चाहूँगा। मेरी अपनी राय है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी राय जो वो हतमी है। वो इस तरह है कि ये जो हम कहते हैं कि अ, हमें आज आके पता चला कि हमारे जो वालिदैन जो है वो ठीक करते थे, ऐसा नहीं है। हर दौर में उस जनरेशन को उसी दौर के मुताबिक ही डील किया जाता है। उनको मामलात उसी तरीके से ही चलाए जाने चाहिए, अपने तरीके से नहीं चलाने चाहिए। मैं 3-4 जो हैं चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा जो पेरेंट्स के अंदर मैंने नोट की हैं। एक तो ये कि वो अपनी औलाद के बारे में ये अ, मतलब है कि हुस्न-ए-ज़न उनका कहें या जो भी कहें, वो ये रख रहे होते हैं कि इस औलाद की को हमने पाला है, इनके लिए हमने मेहनत की है, दिन-रात एक किया है, तो इनका ये फ़र्ज़ बनता है कि ये हमारा अदब एहतराम करें और हमें जाने-पहचानें। ठीक है? वो समझ रहे होते हैं कि जैसे हम ना माज़रत के साथ ये फ़िक्रा बोलने जा रहा हूँ, जैसे हम किसी मज़दूर को मज़दूरी के ऊपर लगाते हैं ना और हमारी ये होता है कि जी क्योंकि हम इसको पैसे दे रहे हैं, तो इससे हमने पूरा-पूरा काम लेना है, अब ये हमारा जो काम कर रहा है ये परफ़ेक्ट करना चाहिए। सेम हमारे यहाँ पे भी बाज़-औक़ात ये अप्रोच होती है कि क्योंकि हम इन बच्चों को खिला-पिला रहे हैं, इनकी तालीम के ऊपर ख़र्च कर रहे हैं, इनकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, तो ये एट लीस्ट जो है ये हमें समझें ज़रूर। ये उनको समझवाना जो है अपने आप को, ये मेरा ख़्याल है फ़िक्रा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा काम सिर्फ़ ये है कि हमने उनका अ, खाना-पीना पूरा करना है, हमने उनकी तालीम और तरबियत के ऊपर वो करना है और उसके बाद हमने उन्हीं के दरमियान रहते हुए उस जनरेशन्स की सोच के मुताबिक मामलात को हैंडल करना है। हम ये कर सकते हैं, ये मुश्किल चीज़ें नहीं होती, इनको डील किया जा सकता है इस तरीके से। हम बेसिकली अपने तरीकों से जब मामलात को देखना चाह रहे होते हैं या करना चाह रहे होते हैं, हमारे अंदर एक इंसानी नफ्सियात है, एक गलत चीज़ है, क्योंकि हम खुद अपने आप को हर चीज़ में बाज़ का परफेक्ट समझ रहे होते हैं। परफेक्ट नहीं भी समझ रहे होते तो हम ये समझ रहे होते हैं कि जी हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है इनसे, हम ज़्यादा ज़माने को देख चुके हैं, हमें ज़्यादा पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये आपका काम नहीं है। आपका काम यही है कि आप उनको खिलाएँ-पिलाएँ, तरबियत के ऊपर फ़ोकस करें, उनकी तालीम के ऊपर करें, उसके बाद उनकी राय को जानते हुए चीज़ों को मैनेज करें, उनको सुनें। हम मुशावरत नहीं करते अपने बच्चों के साथ। मैंने बहुत से लोगों को देखा है उनके बच्चे 15-18 साल के हो चुके होते हैं। कभी उन्होंने उनको पास बिठा के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर मशवरा नहीं लिया होता, बल्कि वो मोबाइल्स के ऊपर लगे हुए हैं, वो दोस्तों में है, एक्टिविटीज़ में है और कोई पता नहीं होता। हम किस चीज़ के ऊपर लगे रहते हैं? हम अपनी जॉब्स के ऊपर, अपने फ्यूचर बनाने के ऊपर और इन चीज़ों में रहते हैं। मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं, यहाँ पे मैं बताता जाऊँ, ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे जो फादर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ।
कि लेट्स से वो कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो वहाँ से वापस आएंगे, वापस आने के बाद खाना खाएंगे या खाना खाने के बाद फिर बाहर चले जाएंगे और अपने दोस्तों के साथ जाके बैठ जाएंगे, चाय पियेंगे और गपशप करेंगे और फिर वापस आके सो जाएंगे। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि अपनी औलाद के पास बैठे उनको सुने। ठीक है। एक और चीज मैंने नोट की है कि आजकल के जो टीनेजर हैं वो अपने वालिदैन के सामने बैठना गवारा भी नहीं करते। मैं सख्त अल्फाज यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनको पता लग जाए कि हमारे वाल घर बैठे हुए हैं, तो वो कोशिश करते हैं कोई ना कोई बहाना बने और हम बाहर निकल जाएं। ये क्यों है? ये गैप क्यों आया? ये गैप बेसिकली पेरेंट्स ने खुद पैदा किया है। अगर वो उनके साथ वो माहौल रखते, उनको अपने मुशावरत में रखते, मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चा जब 8 से 10 साल का होता है, बच्चे के साथ बैठे, उससे पूछें। घर के अंदर आप छोटे मोटे काम कर रहे हैं, लेट्स से जी आपने कर्टन चेंज करने हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, घर का फर्नीचर चेंज करना है, कोई चीज़ लेके जानी है, बच्चे को बिठाएं, पूछे बेटा आप बताओ ये फलां चीज़ करनी है, लेनी है, आपके ख्याल में कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनको महसूस होता है कि हमारी यहाँ पे कोई ना कोई हैसियत है, हमें यहाँ पे पूछा जाता है, हमसे मशवरा लिया जाता है। इस तरीके से फिर वो अपने जो मामलात होते हैं वो शेयर करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। वो अपनी चीज़ें फिर आपसे शेयर करते हैं। जब वो आपसे शेयर करते हैं तो आपके लिए चीज़ों को फिर मैनेज करना और उनको बताना ज़्यादा ईजी हो जाता है। मैं ज़्यादा इसको लॉन्ग नहीं करना चाहता। होप यू गॉट माई पॉइंट। जी सर, बिल्कुल समझ आ गई और मैंने ये चीज़ शुरू की हुई है और मतलब मुझे काफ़ी बेहतर लगा है ना इससे। दैट्स ग्रेट। वो अच्छा, मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर मैं कर लूँ सिस्टर से पहले। एक रेज हैंड है, ये मैं जी जी अलाउ कर दूँ। तो मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है मेनली। तो वही बात है कि इसमें जिस तरह आपने बात की कि आप मिल बैठ के बात करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन इसमें मैं जो फील करता हूँ कि आप, वो यही है कि मैं लड़कों के साथ ज़्यादातर इस तरह का नहीं अटैचमेंट होती। लड़कियों के साथ होती है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इस तरह से बैठ के बातचीत करने की, लेकिन लड़कों के साथ नहीं होती। तो वो भी एक बहुत बड़ा गैप है शायद, या नहीं? इस बारे में आप क्या कहते हैं इसको? साहब, इस पे बेसिक क्वेश्चन यही आता है, आखिर लड़कों के साथ क्यों नहीं बनाई गई, क्यों नहीं बन सकी? वो इससे नहीं बन सकी कि हमने स्टार्ट में ही उनको बिठाया ही नहीं। ठीक है, बच्चे हैं, ठीक है, स्कूल से आए, खेलने चले गए, खेलने के बाद वापस आए, उन्होंने होमवर्क किया, ये जो भी ट्यूशन थी, जो भी चीज़ें की, और उसके बाद वो चले गए। हमने कभी बच्चों के साथ, मैं ये लड़कों की बात कर रहा हूँ, उनके साथ बिठा के कभी मुशावरत की नहीं, उनके साथ शेयर नहीं की चीज़ें, उनको उनको पूछा नहीं आप क्या आप कुछ हमें बताओ क्या है, फलां चीज़ कैसी है, ये कैसा है, आपने आज नया क्या सीखा है। ठीक है। अगर हम बचपन से ही उनको अपने साथ लगा के रखेंगे ना, तो बेटी हो या बेटा हो, दोनों का फिर इक्वल ही वहाँ पे जो है वो वालिदैन के साथ जो उनका कनेक्शन है वो बराबर बिल्ड होगा। बट सर प्रॉब्लम ये है कि ये तो आपने कहा ना कि रखना चाहिए है ऐसे, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि रखा नहीं जा रहा। तो अब हाँ रखा नहीं जा रहा और उसके बाद फिर हम बड़े हो गए हैं, तो अब हम क्या करें? सबसे बड़ी बात यह कि आपने इसको एक्नॉलेज किया, आपने समझ लिया कि हाँ ऐसा हुआ है। एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हैं ना कि जी हम अपनी जनरेशन को, अपनी नई आने वाली नस्ल को एटलीस्ट इस सिनेरियो से नहीं गुजारेंगे, हम डिफरेंट अप्रोच के साथ जाएंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पे आप चेंज नहीं किए, चेंज चीज़ों को बाज का जो है ना, किसी चीज़ की रियलाइजेशन होना, उसकी अवेयरनेस आ जाना भी बहुत सारी आपके अंदर तब्दीली ले आती है। ठीक है। हम एटलीस्ट बाज लोग तो सिर्फ गिला शिकवे के तौर पर रह जाते हैं कि जी हाँ ये हमारे साथ नहीं हो सका था, हमारी इस तरीके से परवरिश नहीं हो सकी थी, तो वो इस माइंड सेट के ऊपर रह जाते हैं और वो उनके मामला ठीक नहीं हो सकते वालिदैन के साथ। और जो कम अज़ कम ये चीज़ समझ चुका होता है कि हाँ यहाँ पे ये गैप रह गए थे, कुछ इन गैप्स को जो है कवर होना चाहिए था, चले रह गए हैं, एटलीस्ट ये है कि इनको हम आगे ज़रूर कवर करेंगे। तो आपकी ये जो अप्रोच होती है ना, इससे भी आपके अपने पेरेंट्स के साथ जो मामला होते हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। सर यहाँ पे एक काउंटर क्वेश्चन है मेरा कि हमारे तो पेरेंट्स के साथ मामला अच्छे हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स के हमारे साथ अच्छे नहीं होते। उसका जवाब मैं पहले दे चुका, इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ था उसकी रीज़न यही थी ना, वो जिस जगह से आए
जिस जगह से सॉरी आय से मुराद है कि जिस तरह उनकी परवरिश हुई थी, उनके नज़दीक वही चीज़ें अच्छी थी, उनके नज़दीक वही था, वो उसी वजह से कर रहे थे। लेकिन अगर आपकी जो रियलाइजेशन अब हुई है, जो आपको अवेयरनेस मिली है, इससे आपका जो बर्ताव होगा ना उनके साथ, उसमें तब्दीली ज़रूर आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एक चीज़ 50 साल से बनी हुई है, 40 साल से बनी हुई है, माइंडसेट बना हुआ है। आप ये कहें कि हम उनको 1-2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर चेंज कर देंगे, टोटली तो चेंज नहीं होंगे, फ़र्क ज़रूर होगा। और मैं ये भी आपको कहता चलूँ कि फ़र्क होता भी है, ठीक है? अगर हम टोटली तौर पे इस अपनी अवेयरनेस को यूज़ ना करें, तो आपको इससे भी ज़्यादा भयानक रिज़ल्ट मिल सकते हैं। आपको रिज़ल्ट मिल रहे होते हैं। अब देखिए, मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आज से शायद 15-20 साल पहले लड़कियों को जॉब करने की भी इजाज़त नहीं होती थी मोस्टली। उनको यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक भी पढ़ने की परमिशन नहीं होती थी। मोस्टली बस मैट्रिक करवा ली और ये सिलाई-कढ़ाई करवा ली और बस उसके बाद ख़त्म। लेकिन आजकल आपने देखा होगा बहुत सी लड़कियाँ जो यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ भी रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, वर्किंग वूमेन भी हैं। तो फ़र्क तो ज़रूर पड़ रहा है ना। बाकी उम्मीद करें कि जी 100% बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाएगा, वो फ़ौरन नहीं होता। वो आप अगली नस्ल पे छोड़ के रखें कि हम जो गलती यहाँ पे हुई है वो हम नहीं दोहराएँगे। अगरचे दोहराएँगे आप, लेकिन मैं कहता हूँ कि ना दोहराएँ तो ज़्यादा बेहतर है। दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। जी, क्वेश्चन है मेरा ख्याल है बस। जी सिस्टर नासरा, यू कैन अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे दो चीज़ों पे बात करना चाहूँगी। एक तो ये कि आपने जिस तरह से वो कहा ना कि थर्ड एंड फोर्थ पर्सन के हैसियत से अपने आप को देखो, तो आपको तो माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, तो क्या आप खुद ने ही इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा आपने कि कभी-कभी किसी की जंग सिर्फ उसी की जंग होती है, मतलब ये कि जैसे वहाँ पे कोई थर्ड पर्सन होगा तो वो चीज़ें जो उस शख्स ने अकेले हैंडल की होंगी वो किसी थर्ड पर्सन की मौजूदगी में ख़राब भी हो सकती हैं, और रिजल्ट्स जो हैं वो यानी कि लॉन्ग उसमें नहीं निकलते। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी अपनी अप्रोच दुरुस्त है तो थर्ड एंड फोर्थ पर्सन जो हम अपने हिसाब से अगर कोई पर्सन उसे विजुलाइज करता है तो वो उस लिहाज से अपने आप को मज़ीद वो देखेगा कि वो बाइस भी तो हो सकता है ना कि उसके साथ वाक़ई ज़्यादती हुई और दूसरा जो था वो उसने हक तलफ़ी की। एक तो ये चीज़ है कि हर दफ़ा तो ये चीज़ नहीं वर्किंग करती। और सर एक चीज़ आपने कहा था कि इमोशंस एंड फीलिंग्स जो होती हैं, तो जो भी इमोशन होता है, जैसे कि जेलसी का एक इमोशन है, वो जो पर्सन जो किसी से जेलस है उसको तो जब वो किसी जिससे वो जेलस है उसकी किसी भी तरह के नुकसान या बर्बादी पे उसकी तो फीलिंग बेटर ही होगी ना। तो इमोशंस और फीलिंग्स ये दोनों तरफ से पॉजिटिव कैसे यानी कि आप कर सकते हो अपने अंदर भी, और अगर किसी और के अंदर भी चेंज लाना चाहो, वैसे तो दूसरे के अंदर आप चेंज नहीं ला सकते, लेकिन अपने अंदर अगर ला सकते हो। चलें जी, सेकंड क्वेश्चन का और आपने पहले जवाब दे दिया कि अपने अंदर चेंज लाते हैं। पहली जो आपने सवाल किया ना उसमें मेरा आपसे एक काउंटर क्वेश्चन जो है पहले कि आपको किसने कहा कि आप ही ठीक थे? सेकंड, थर्ड पर फोर्थ पोजीशन पे हम नहीं जाते, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहूँगा, आई थिंक आपको कैसे पता जो आपने अकेले जंग लड़ी है उसमें आप ही ठीक थे? क्योंकि सर हर दफा जब भी कोई थर्ड पर्सन आया तो मामला खराब ही हुआ। आप समझ गए हो कि आपके साथ ये चीज ऐसे ही होनी है और आपको इसको खुद ही हैंडल करना है, तो बेहतर है कि थर्ड पर्सन की प्रेजेंस ना हो। ये दैट्स अपने ग्रेट, दैट्स ग्रेट, एक्सपीरियंस। ठीक हो गया, मैं समझ गया। मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, कभी ही ना आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई 2 लोग, कोई आपकी फ्रेंड्स, कोई आपके रिलेटिव्स में से कुछ आए हों और उन्हें आपको कहा हो कि ना आपका क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी चीज़ों को पढ़ती हैं, समझती हैं, तो हमारे ये कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, तो प्लीज़ हमें इसमें कुछ गाइड करें। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा और आपने उनको गाइड किया जी सर, और अक्सर ये रिजल्ट क्या चीज आया था? बिल्कुल यानी कि आप अपने ही लर्निंग से जो दूसरों को बता रहे होते हैं वो मोटिवेशन ही मिल रही होती है अगले को कि हाँ ठीक है आप आपको रिजल्ट मिला था कोई ना कोई पॉजिटिव?
सर हाँ जी, बिल्कुल। जिन लोगों से मैं हाँ जी, मुस्तकिल जिन लोगों से मैं हूँ कॉन्टैक्ट में, वो अपने शेयर भी करते हैं और फिर अप्लाई भी करते हैं, तो रिजल्ट मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स ग्रेट। अब बेसिकली आप गौर करें यहाँ पे क्या हुआ कि आपने एक जब थर्ड पर्सन के तौर पे सुना, तो बेसिकली आपने दोनों पार्टीज का मौकफ वहां पे सुना था, ऐसा ही है? किसी एक की साइड वहां पे आपने नहीं ली थी। ये जब आपको एक्सरसाइज करवाई थी बेसिकली, उसमें भी जो मेन पर्पस था वो ये था कि जब आप एक तीसरे फरीक के तौर पे किसी को सुन रहे होते हैं, ठीक है, तो आप डिफरेंट माइंडसेट के साथ बात कर रहे होते हैं, बात को समझ रहे होते हैं। इसी तरह जब आप फोर्थ पोजीशन पे जाएंगे तो फिर और ज्यादा डिफरेंट हो जाएंगी चीजें। जिस तरह आपने खुद अभी इस चीज को एडमिट किया कि आपने लोगों के बहुत से मसले इस तरीके से हल करवाए, वो क्यों करवाए? क्योंकि आप थर्ड पोजीशन में थी, आप किसी पार्टी 1 पार्टी 2 नहीं बनी थी आप, ठीक है। सेम इसी तरह जब आप एक्सरसाइज करते हैं, इस एक्सरसाइज के दौरान अपने आप को ही थर्ड पोजीशन पे लेके जाते हैं, तो बेसिकली जब थर्ड पे जाते हैं तो आप उस सेकंड पर्सन की भी बात को सुन रहे होते हैं। इसी तरह फिर जब आप फोर्थ पे जाते हैं फिर आप और ज्यादा फिल्टर हो जाते होते हैं, और ज्यादा न्यूट्रल हो चुके होते हैं। फिर आप समझे 3 बंदों की राय को देख रहे हैं, वो 2 भी जिनके साथ ये डिस्प्यूट हुआ है, थर्ड पर्सन भी जो इनकी मुशावरत के लिए आया था, अलावा फोर्थ के तौर पे बैठे हैं। आपने उन 2 का भी मौकफ सुना, जो तीसरा मशवरे के लिए आया था वो भी अगरचे आप खुद ही थी, उसकी बात को भी आपने बीच में ऐड किया, और अब फोर्थ पर्सन के तौर पे देखें, क्योंकि अब आप ऊपर बैठे हैं और वहां से सबकी पूरी एक्टिविटीज आपके सामने आ चुकी है। तो जब इस नजरिए के साथ आप देखते हैं तो आपका माइंड जो है वो शिफ्टिंग कर रहा होता है ख्यालात की। उस शिफ्टिंग के दौरान आपको वो नई नई बातें बता रहा होता है कि ओके यहाँ पे ये पॉइंट था, यहाँ पे ये गैप्स आ रहे थे, यहाँ पे ये चीज कम हुई थी, यहाँ पे ये चीज कम हुई थी। तो उसके अंदर मैं ये नहीं कहता कि 100% आपका मसला हल हो चुका होता, लेकिन काफी हद तक उसके अंदर तब्दीली आ चुकी होती है। सर मैं जहाँ तक एक्सपीरियंस मेरा है ना, मैं समझती हूँ कि 90% केसेस में ना वो पर्सन जो अपनी प्रॉब्लम लेके आता है ना, और जब तक मैं भी समझती हूँ कि मैं प्रॉब्लम में रही, आप सेल्फ पिटी का शिकार होते हो। जब तक आप खुद पे तरस खा रहे होते हो और आप अपने आप को ही मतलब समझ रहे होते हो कि ज्यादती होगी, और उससे आपकी पर्सनालिटी नहीं ग्रो होती, और ना ही आप अपने सर्कमस्टेंसेस को, बल्कि अपनी नेगेटिव चीजें आप डिलीवर कर रहे होते हो। बहसीते माँ भी, बहसीते बीवी भी, बहसीते मतलब जो भी आपका रोल है ना, तो वो मैं तो उनको यही कहती हूँ कि एक तो ये सेल्फ पिटी की कंडीशन से बाहर आए। दूसरी बात ये कि जो चीजें, जो चैलेंजेस हैं वो आपके ही हैं, वो किसी ने बाहर से आके हल नहीं करना है। और ये चैलेंजेस जो हैं, ये इनको जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। वो चैलेंजेस को, हाँ, चैलेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते हैं और समझते हैं, वो सेल्फ पिटी की कंडीशन से बाहर नहीं आ रहे होते। तो 90% केसेस सर, चाहे कोई एजुकेटेड पर्सन है, चाहे कोई नहीं भी है, तो सेम मैंने कंडीशंस देखी, और यही बिल्कुल चीज ऐसा, मैं भी बिल्कुल एक्सपीरियंस ऐसा। कर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेम आप भी और जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, हम सब भी अपने आप को भी सेम इसी जगह पे खड़े होके जो है वो डील करेंगे अपने मामलात को, जैसे जो आपने क्वेश्चन किया था, तो इसी तरह तब्दीली फील होगी। ये सेल्फ पिटी और इस चीज से जब जो ही निकलेंगे और अपने आप को ही हर मामले में दोस्त साबित करने से जब निकलेंगे, तो मामला बेहतर हो जाएंगे। और सर इमोशंस और फीलिंग्स वाली बात भी थी, और दूसरी बात ये भी एंड पे जो डिस्कशन हो रही थी कि आज ख्वातीन ज़्यादा पढ़ रही हैं यूनिवर्सिटी और ये सब चीज़ें, तो आपको क्या वाकई ही लगता है कि एजुकेशन जो है वो अच्छी माएँ दे रहा है, या अच्छी एम्पावर्ड ख्वातीन को सामने लेकर आ रहा है? क्या वाकई ये जो हमारी डिग्री होल्डर्स या एजुकेशन सिस्टम है, ये चीज़ इतनी ही इफेक्टिव है? जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे दौर की माएँ जो थी, उनके अंदर जो सब्र बर्दाश्त, मामला फहमी ज़्यादा थी, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि वो यानी कि हक तलफी बर्दाश्त करने की वो थी, हैबिचुअल थी, लेकिन ये कि वो फिर भी अपनी मामला फहमी से चीज़ें एड्रेस कर लेती थी, मतलब उनके अंदर सब्र था। लेकिन आज अगर एजुकेशन जो है ना, वो हमारे न्यू जनरेशन को, चाहे वो हाँ, खास तौर पे मैं अपनी ही जेंडर को एड्रेस करूंगी, कि वो उनके अंदर वो मामला फहमी, वो सब्र, वो बर्दाश्त नहीं दे रही। किसकी गलती है उसमें?
सर एजुकेशन सिस्टम पता नहीं किस तरह की नो 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 एजुकेशन सिस्टम को बीच में डालना है। एजुकेशन सिस्टम में सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री जी। फिजिक्स मैथ मुझे एटिकेट्स तो नहीं सिखाएगा ना, वो तरबियत तो नहीं सिखाएगा ना, वो एक डिफरेंट चीज है। एजुकेशन सिस्टम को थोड़ी देर साइड पे रख दें। ये जो चीजें आपने बताई डिफरेंस आए, इसका कौन जिम्मेदार है? सोसाइटी, नो, हमारा सबसे पहले मीडिया, पेरेंट्स, सोशल मीडिया, सबसे पहले पेरेंट्स हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया था, हमारे क्योंकि हाँ पेरेंट्स की तरबियत ही नहीं हुई थी उस तरीके से कि वो ये चीजें समझ सकें कि नई नस्ल को उनके तरीके से डील करना है। मोस्टली जो हम डील कर रहे होते हैं वो अपने तरीके से कर रहे होते हैं। ये फर्क गौर कीजिएगा। एक चीज है, मैं समझता हूँ कि फलां मामले को इस तरीके से डील करना है, मैं उसको नहीं अडॉप्ट कर रहा, मैं बल्कि अपने आप को अक्ले कुल समझते हुए, अपने तजर्बा, अपने आप को एक्सपीरियंस समझते हुए मैं अपनी चीजों को अप्लाई करने की शुरू कोशिश कर रहा होता हूँ। बेसिकली 80 to 90% जो वालदैन की होती है वो ये गलती होती है जिसकी वजह से मामला खराब होते हैं। जो इन चीज को समझते हैं, जो जानते हैं कि ये मामला नई जनरेशन है, इनकी क्या डिमांड्स हैं, इनकी क्या सोच है, ये कैसे देखते हैं, कैसे चीजों को सुन रहे होते हैं, इनको उसी तरीके से ही हमने चलाना है। बेसिकली वो यहाँ पे गलती कर रहे होते हैं, उसकी गलती की वजह से ही ये रिजल्ट आते हैं। और फिर हम कह रहे होते हैं कि नई जनरेशन ऐसी है। नहीं, जनरेशन ऐसी नहीं है। हमारे अगर दादा पर दादा से पूछेंगे तो वो भी यही कहते थे कि जी आप खराब हो, ठीक है। और हमारे पेरेंट्स से जाके पूछेंगे वो भी ये कहेंगे ये, इसी तरह हमसे पूछेंगे तो हम भी यही कहेंगे। तो बेसिकली ये हमारा कसूर होता है और हम पिछलों को ठीक और अगलों को गलत कह रहे होते हैं। तो ये माइंडसेट पहले चेंज करने की जरूरत है। मतलब ये कि हम लोग डील ठीक नहीं कर रहे इसलिए जी जी बिल्कुल, 100%, 100%, 100% ऐसा ही है। सही। सर वो इमोशंस एंड फीलिंग्स को थोड़ा सा चक्कर समझाएं। ये इसको काइंडली दोबारा कर लीजिएगा क्वेश्चन को, मैं देख लूं पहले, कुछ और है तो हमारी वो लेंथी ना हो जाए बात। मैं इसको दोबारा लूंगा, जरूर लूंगा इसको, क्वेश्चन आप अपने पास रखें। जी ठीक है। नवीस फातिमा को क्वेश्चन है और हमारे पास मेरे से हैंड रेज थे कोई 2-3। जी जी, एक सिस्टर नासरा का था, आप ट्राई करिएगा, आप अनम्यूट कर सकती हैं कि नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, सवाल तो कोई नहीं था, बस आपने एक कोई सेंटेंस बोला था, परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। अफेक्ट प्रोजेक्शन। हाँ, तो ये मुझे लगा कि आपने शायद ये कह रहे हैं कि वो अल्लाह ताला का वो है ना कि आना इन द जन्नी, आना इन द जन अब्दी बी। तो जिस तरह का मेरा जन होगा अल्लाह के बारे में, मैं वैसा ही मेरे साथ होगा। तो ये यानी बी पॉजिटिव। तो हम अक्सर हमारे ज़न तो है ना, कुरान की आयत है कि अक्सर ज़न तो फिर वो गुनाह की तरफ चले जाते हैं और हम कह देते हैं कि मैं ये काम कर ही नहीं सकती, यानी आप खुद से ही आप छोड़ देते हैं। तो अगर ज़न होगा तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा है, जो काम मैंने कहा कि मैंने करना है और मेरे से वो हो जाता है और कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ना हो कोई ऐसा काम। तो यही है ना कि ज़न आपका जैसा होता है अल्लाह के साथ, आप जैसा अल्लाह के से परसेप्ट करते हैं, परसेप्शन एक आपकी बनती है कि हाँ, ये काम मैंने करना है, ऐसे करना है और मैं करूँगा, तो वो हो जाता है। तो ये हमारा ज़न फिर गलत हो जाता है, तो हम इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि शायद इस काम के लिए अल्लाह ने मुझे बनाया ही नहीं, वो तो फिर गलत ज़न है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं, आई टोटली तो एग्री। तो बिल्कुल, तो मुझे लगा कि ये आप वही परसेप्शन की बात शायद कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। दुनियावी मामलात में बता दी आपने, जरा रिलीजियस पर्सपेक्टिव में बता दिया है। बहुत जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वैयक वैयक। मैं यूट्यूब से पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर इधर वालों की बारी कर लेते हैं या देख लें। मेरा ख्याल है 7-2-3 ने हैंड रेज किए हुए थे, दोबारा चेक कर लें। वो डाउन कर दिए थे असल में, तो वो ओके, नहीं दोबारा पूछ लें अगर कोई जी जी दोबारा पूछना चाहते हैं तो। जी जी उसके बाद हम चैट पे जाते हैं। जी जी, किसी और का क्वेश्चन हो तो प्लीज़। और साथ मुझे टाइम भी बता दीजिए कि हमारे पास कितना टाइम है बाकी। ओके, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल इस रेफरेंस में था कि पर्सनल स्किल डेवलपमेंट जो है, अब मिसाल के तौर पे आपने अभी कहा था कि टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू तो सवाल आ रहे हैं, लेकिन वॉइस के लिए शायनेस है। तो इस शायनेस को कैसे ओवरकम किया जाएगा? जिससे आपने स्टार्ट में ही कह दिया कि डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। अब इसका यहाँ पे कोई एग्जैक्ट मैं जवाब तो नहीं दे सकूंगा, ये तो जानना पड़ेगा ना पहले कि उनके अंदर ये शाइनेस है तो क्यों है, उसकी रीज़न क्या है। क्या वो अपनी आसानी ढूंढ रहे हैं या वाकई उनके साथ कोई इशू है कि वो अपना सवाल करने में हिचकिचाहट फील करते हैं, पहले तो ये जानना पड़ेगा। फिर अगर लेट्स से हमें पता लग जाता है कि नहीं ये जो हिचकिचाहट है उसके पीछे कोई रीज़न है, तो फिर हम उस रीज़न को पहले फाइंड आउट करेंगे कि आखिर कहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हुआ था, जिसकी वजह से उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो आके जो है वो ऑडियो पे अपना क्वेश्चन कर सकें या वीडियो पे अपनी तस्वीर दिखा सकें। तो ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये कन्फर्म है कि अगर इस तरह की अगर सूरत हाल हो तो उसका वाकई पास्ट में कोई ना कोई उनको बैड एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, जहाँ उनका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हुआ था। वहाँ पे किसी ने उनको बुली किया या किसी ने जो है वो उनके ऊपर टाँट किया, कुछ तरह की सूरत हाल हुई होती है जिसकी वजह से वो बाज़ का शाय फील कर रहे होते हैं सामने आने में। ओके, ठीक है। जैसे आप आज भी हाँ, आज भी हमने ये देखा कि स्टार्ट में अनाउंसमेंट हुई थी कि मेल्स एटलीस्ट अपना कैमरा ऑन करके बात कर रहे हैं, बट एवरीबॉडी वाज टू शाय। मेरा नहीं ख्याल है किसी मेंबर ने कैमरा ऑन किया है। तो दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर्स, एंड आई थिंक ये सीरियस चीज़ें हैं। वी नीड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, वी नीड टू वर्क ऑन आवर कॉन्फिडेंस। And यस, एंड अगर किसी कोई सवाल है तो प्लीज़ आप लोग अनम्यूट करें, अदरवाइज वी हैव टू गो टू द चैट क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र है अल्लाह का। सर मैंने ये पूछना था, ये जो हम रोज़ मतलब काम कर रहे होते हैं अपने दिमाग को समझने के लिए, जैसे आपने पिछले सेशन में बताया था कि हमारे जो है ना थॉट बने होते हैं जिस माहौल में हम रहे होते हैं जैसे करके। तो सर इस पे हमें रोज़ जो है ना काफ़ी तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो है ना हर वक्त पॉजिटिव रहें। तो इस पे सर क्या होता है, कैसे पॉजिटिव रहना ठीक है या जैसे माहौल बन रहा होता है वैसे रहना ठीक होता है? दोनों ठीक नहीं है इस तरीके से, क्योंकि अच्छा। पॉजिटिव रहना और माहौल दोनों को तो आप नहीं लेके जा सकते करते, क्योंकि माहौल पहले तो देखना पड़ेगा ना, माहौल ये बना है तो कैसे बना है, ठीक है, क्या यही चीज़ हकीकत है। मैंने आपको शायद आज भी मैंने ये बात की है कि सबसे पहले ना जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस जगह काम कर रहे हैं, जिस मज़हब से ताल्लुक़ है, जिस मसलक से ताल्लुक़ है, ठीक है, जिस चीज़ से भी है आप, जिस फील्ड के अंदर भी हैं, वहाँ पे एटलीस्ट सवालात ज़रूर किया करें उन चीज़ों के बारे में, सवालात ज़रूर उठाया करें। जब आप सवालात उठाते हैं, सवालात करते हैं, तो फिर आपके लिए बड़ी आसानी होती है। उसपे आप जब माहौल को भी के ऊपर भी सवाल उठाएँगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा कि ये क्या इसके साथ जुड़ के रहना बेहतर है यहाँ पे या नहीं है। सेम इसी तरह पॉजिटिवनेस की जो बात की है, नो डाउट ओवरऑल जनरल हम जब कहते हैं तो पॉजिटिविटी ही हम कहते हैं कि हमेशा हर जगह रखनी चाहिए और होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन बाज़ ऐसे मामलात भी होते हैं जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी भी नुकसान दे रही होती है। तो वहाँ पे भी देखने की ज़रूरत है कि क्या मेरी ये पॉजिटिविटी जो है इसकी वजह से मुझे पर्सनली तौर पे कोई नुकसानात तो नहीं हो रहे। बात वही है ना कि जिस तरह आपने खुद ही अपने सवाल में कहा कि हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, जो परवरिश हुई होती है, माहौल से हम निकलते हैं, उससे फिर हमारे बिहेवियर्स बनते हैं, उससे हमारे अंदर कुछ सलाहियतें आती हैं और फिर वो हमारे बिलीफ्स बन चुके होते हैं वो।
हम उसी चीज़ को ठीक समझ रहे होते हैं और उसी को ही सच समझ रहे होते हैं। तो वहाँ पे आके उसके बाद एक प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी, जिसमें कोई ना कोई शनाख्त हमारी बन चुकी है। बेसिकली उस शनाख्त को ना क्वेश्चंस किया करें कि मैं ये जो हूँ इस वक्त, मैं पॉजिटिव हूँ तो क्यों हूँ, ठीक है, क्या मैं बाकी ठीक हूँ, फलां जो मेरा बिलीफ्स है ये बिलीफ क्या ठीक है, क्या वाकई कोई और भी ठीक हो सकता है, ठीक है। इस जगह के ऊपर जब आप सवालात करना शुरू करते हैं तो फिर आपके लिए दरवाजे खुलते जाते हैं, आपका माइंड आपके लिए बहुत सी चीज़ें ओपन करता जाता है, जहाँ आपको जिसे कहते हैं ना वो 2+2 की सूरत में चीज़ें जो है वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं। तो एटलीस्ट क्वेश्चन ज़रूर करें इस जगह के ऊपर, मैं जिस माहौल में हूँ मैं क्या हूँ यहाँ पे, मेरी पॉजिटिविटी है तो ये क्या पॉजिटिविटी बिल्कुल ठीक है, ये क्यों है, इसकी वजह से मुझे फ़वाइद ज़्यादा मिले हैं या नुकसानात ज़्यादा मिले हैं। तो दीज थिंग्स विल हेल्प यू आउट। मेरे पास अभी मैं मस्जिद नबी में हूँ, अभी माशाल्लाह यहाँ पे अजान हो रही है, तो इंशाल्लाह सर बाद में बात होगी। थैंक यू। जी तब तक कोई और क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। जी साहब, कोई सवाल है? हमारे पास हैंड रेज हैं कोई, तो देखते हैं, नहीं तो चैट की तरफ चले जाते हैं। और मेरे ख्याल है हम सर एक सवाल ये था कि कुछ बच्चे ना बड़े टैलेंटेड होते हैं, मतलब शाइनिंग स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उनकी मुखालफत में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मतलब वो पर्सनालिटी क्लैश जिसको हम कहते हैं। तो वो फिर ऐसे बच्चों को ना कई जगहों से पीछे हटना पड़ता है, बैकग्राउंड पे जाना पड़ता है, तो वो उस वक्त टैलेंटेड बड़े मतलब मतलब इमोशनली वो साथ जवाब डिस्टर्ब होते देते हैं कि उनके अंदर सारी सलाहियत होती है, लेकिन बजाय कि उनसे काम लिया जाए, नाअहल लोगों को आगे कर दिया जाता है सिर्फ इस वजह से कि वो ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं या वो हावी हो जाते हैं हर चीज पे। तो ऐसे बच्चे भी स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो उन बच्चों को कैसे समझाया जाए? क्या टैलेंटेड बंदे को किसी की हेल्प की जरूरत है? नहीं सर, किसी जगह पे किसी बल्कि हेल्प नहीं ऑर्गेनाइजेशन लफ्ज बोलना में। चाहिए मुझे, सॉरी हेल्प लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, मतलब है उनकी मोहताजी की जरूरत है। नहीं सर, शायद मैंने सही कन्वे नहीं की बात। मेरा मतलब था कि जिस सर्कल में वो रहते हैं, मतलब उस सर्कल में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पर्सनालिटी क्लैश की वजह से उनको पीछे हटना पड़ जाता है, तो वो फील करते हैं, मतलब अपने आप को फिर हेल्पलेस फील करते हैं। कोई मुझे रियल एग्जांपल दें ताकि मैं समझ सकूं। सर एक स्टूडेंट है मेरा, तो वो मतलब एफएससी उसने की है, तो वो जमीयत के हलकों में बहुत ज्यादा वो मतलब सक्सेसफुल रहा है, उसने बड़ी इवेंट्स उसने लीड किए हैं छोटी उम्र में ही, और मतलब बहुत सारे उसने काम किए हैं, लेकिन अब कुछ इवेंट्स जो उनके मेजर होते हैं एनुअल, उसमें उसको पीछे रखा जा रहा है, मतलब उसको एज गेस्ट बुलाया जा रहा है, लेकिन वो कहता है कि जब मैं मेजबान के तौर पे सारा कुछ कर रहा था, इतना हर चीज को मैं मैनेज कर रहा था, तो अब मुझे फील होता है कि मैं वहां पे बस हाथ बांध के मेहमान की सूरत में जा रहा हूँ, यानी उसको जो मेन पोजीशंस थी उनसे हटाया गया है। ओके, तो क्या दुनिया में और प्लेटफॉर्म उसके लिए खत्म हो गए हैं अगर वो उसको छोड़ के कहीं और चला जाए? नहीं, चूंकि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है ना कि वो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफी ज्यादा अटैच है, तो इस वक्त तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच है, इट्स मीन दैट के वो खुद भी वहां से नहीं निकलना चाह रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, अभी तो वो उसी में है, मतलब वहां से। क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? सवाल मेरा ये है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत दी है, ठीक है, जी मिसाल के तौर अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है इतना कि आप लोगों को पैसे पहुंचा सकती हैं, तो क्या आप नहीं समझती कि इस टाइम दुनिया में इतने प्लेटफॉर्म मौजूद हैं कि अगर एक को छोड़ के वो किसी दूसरे को ज्वाइन कर ले, दूसरे को ज्वाइन ना भी करे, वो अपने प्लेटफॉर्म से भी अपना इल्मी काम जो वो करना चाहे तो आसानी से कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको टैलेंट। सर वो थोड़ा सा जो रिलीजियस प्लेटफॉर्म है उसको छोड़ना भी एक मुश्किल होता है, ये मसला आ जाता है। मुश्किल का मतलब है कि उन्होंने खुद ही बैरियर लगाया हुआ है, मुश्किल तो कुछ नहीं होता। जी क्या सर। दुनिया में जितने बड़े बड़े नाम गुजरे हैं जिन्होंने दीन का काम किया, क्या अगर उन्हें कोई प्लेटफॉर्म चूज नहीं किया जी सर। तो क्या वो कामयाब नहीं हुए? मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। हम
बड़े अदब से नाम लेते हैं। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक है, इमाम जाफिर है, इमाम सादिक सॉरी इमाम मालिक है, इमाम हम्बल है। क्या कोई प्लेटफॉर्म, कोई जमात कोई उन्होंने ज्वाइन की थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो तो अपनी ज़ात में ही एक आप कहें बस कि बिल्कुल जी ऐसा सर। ही। उनके अगर आप वाकयात पढ़ें तो बेशुमार उनके ऊपर मजालिम ढाए गए थे, लेकिन आज उनका नाम है। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म ये चीज़ें किसी के साथ अटैच हो जाना, ये बेसिकली हम खुद बैरियर्स, हम खुद अपने आप को निकालना ही नहीं चाह रहे होते उससे। अगर नहीं निकालना चाह रहे तो फिर इसका मतलब आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है तो आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाएं भी ना, आप खुद से भी अपना कोई शुरू कर दें काम। तो अगर अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये चीज़ रखी है, सिर्फ रखी है, अल्लाह ताला आपसे काम लेना चाहता है, वो ले लेगा। वो आपको किसी जमीयत का, किसी ग्रुप का, किसी कम्युनिटी का मोहताज नहीं रहने देगा। जी सर, बिल्कुल ठीक है। जी। एग्जाम्पल होगी बड़े बच्चे के लिहाज से। मेरा ख्याल से इसमें अगर छोटे बच्चों के लिहाज से देखा जाए कि कोई बच्चा तेज़ भागने दौड़ने में तेज़ है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, तो उधर भी इस तरह के इश्यूज आते हैं कि भाई स्कूल में वो आगे नहीं हो रहा, या इस तरह के मसाइल शुरू से हो रहे होते हैं, तो वो बच्चा दबते दबते किसी कॉन्शियस स्टेट के अंदर चला जाता है और वो अपनी सलाहियतों को मांद कर देता है। और वो इस तरह के इश्यूज बचपन में ज़्यादा आते हैं बच्चों के साथ। तो अगर ये रिलेटेड है तो आप इसका आंसर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर इसको कोई मसला नहीं। इसमें मेरा ख्याल है साथ पेरेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो इम्पोर्टेंस रखती है। अगर वो अपने बच्चे के बारे में इस टैलेंट को जानते हैं तो मेरा ख्याल है कि दे शुड टेक एक्शन। ठीक है, एक्शन वो इसी तरह का हो सकता है कि वो स्कूल भी चेंज कर सकते हैं, वो बात भी कर सकते हैं वहाँ जाके। हाँ, अगर उन्होंने भी इग्नोर रखा हुआ है और बच्चे का टैलेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता दबता जाएगा तो फिर तो लाजमी बात है कि वो इफेक्ट होगा। अच्छा, इसको एज एन एक्सटर्नल ऑडियंस अगर हमें लगता है कि ये बच्चा स्पीकिंग में बहुत अच्छा है और इसको घर वाले भी तवज्जो नहीं देते, कोई नहीं देता, तो एज एक्सटर्नल ओपिनियन के तौर पे भी इंसान इसमें इंडल्ज हो सकता है चीज़ को कि भी हाँ इसको पुश किया जाए इस चीज़ को कि भी वो बेहतरी की तरफ आए एक इंसान। बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, और उसके रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है और सर। दूसरा चीज़ और होती है, जिस इंसान के अंदर कोई टैलेंट होता है ना, एक ख़ास मौका ज़रूर होता है इंसान की ज़िंदगी में जब वो खुद आज़ाद होता है। ठीक है? जब वो किसी का मोहताज नहीं रहता। ठीक है? जब वो अपने पाँव पे खड़ा होता है। तो इंसानी एक जिबिल्लत है कि उसके अंदर जो मौजूद सलाहियतें होती हैं, वो उसको किसी न किसी नहीं बल्कि कहना चाहिए, बल्कि हर मौके के ऊपर वो उसको पिंच ज़रूर कर रही होती हैं, उसको बता ज़रूर होती हैं कि जी मेरे अंदर ये है। तो दिमाग उसको कह रहा होता है कि ये काम आप कर सकते हो, ये आपके अंदर सलाहियत है, ये अब आपके पास मौका आ गया, अब आप इसको कर सकते हो। ठीक है? तो वो किसी न किसी स्टेज पे आके ज़िंदगी में वो ज़रूर उन चीज़ों को अप्लाई करेगा। यूट्यूब से पहले क्वेश्चन ले रहे तो फिर इधर से सिस्टर नवीस जी भाई साद भाई, प्लीज़ आप यूट्यूब से क्वेश्चन रीड करें। अच्छा, उन्होंने एक क्वेश्चन किया हारून ने उधर, इफ़ यू वर सेड टू बी रॉन्ग बाय पीपल इन वन पॉइंट इन टाइम in past, but your point of view proved to be right in future, but people still criticize you, how to deal with this situation? नो नीड टू डील विद देम। आप अपने रास्ते से अलग चले जाएं, जरूरत क्या है किसी को। अब आगे हैं तो ठीक है, अगर उनको एहसास हो गया है तो ठीक है, अपना रास्ता अलग कर लें। देखिए, हमें ज़रूरत ही क्या है कि किसी को जाके ये चीज़ बाद में रियलाइज़ करवाने की जी हमारा ये मसला था, और देखिए आज आप समझ चुके हैं कि हाँ वाकई मैं राइट था वहाँ पे। ठीक है, हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। और जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं ना, वो रुक के कभी सवालात नहीं करते कि वहाँ पे मैं ठीक था तो अब ये चीज़ें हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है ज़रूरत ही नहीं है आगे उनको जाके वहाँ पे एड्रेस करने की इस चीज़ों को। Yes, Saad bhai, any other question from YouTube?
ओके, सो कोई और मेंबर जो यहाँ पे कोई सवाल करना चाहता हो, अदरवाइज हम अपने चैट बॉक्स पे जाते हैं। Yes, Mispa, you can unmute and ask your question, please. क्वेश्चन को देख लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उसको कर लें। Yes, साध्वी, I guess participant unmute नहीं करना चाह रहे। अगर आपका सवाल है, आप अनम्यूट नहीं करना चाह रहे, तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में उसको लिख दें। इंशाल्लाह हम आपका सवाल वहाँ से ले लेंगे। एंड साध्वी, क्या आप प्लीज़ चैट बॉक्स से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं? ठीक है, मैं शुरू से ले जाता हूँ ताकि जो है यहाँ से हम चलें। अच्छा, अंबर राना का क्वेश्चन था, अगर हम थर्ड पर्सन हमसे या उससे एग्री कर ले फिर कैसे इंटेंसिटी कम होगी? आई थिंक सो आपने इसका आंसर कर दिया शायद। जी बिल्कुल। अच्छा, देन अच्छा, किसी ने हर्ट किया हुआ हो आपको और आप उसे माफ़ करना चाहते हो और बार बार वो सब याद आता हो, क्या उसे भी इसी मेथड से रिजॉल्व कर सकते हैं? एक्सरसाइज इसमें एक मिस्टेक ये है सवाल के अंदर इनके कि वो बार बार याद आता हो। इसका मतलब है कि इसमें होता ये है कि हम याद कर रहे होते हैं, हम उसको निकालना ही नहीं चाह रहे होते। बेसिकली यहाँ पे एक इंसानी नफ्सियात को सामने रखे ना, तो एक गलती इंसान कर रहा होता है कि मिसाल दे देते हैं छोटी सी, इससे क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं बीमार हुआ हूँ, ठीक है, और मैं उसके बाद ये सोच रहा हूँ कि यार मैं बीमार नहीं होना चाहता, ठीक है, मुझे सर दर्द जो है ये नहीं होना चाहिए, मैं जो है इस बीमारी से निकलना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं फ़ोकस फिर भी वहीं पे ही कर रहा हूँ, उसकी गलती पे ही कर रहा हूँ। अगर इसकी बजाय मैं अगर ये बोलता हूँ कि जी मैं सेहतमंद रहना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, ठीक है? तो वही बात है जो मैंने पहले भी की कि लैंग्वेज जो है वो मैटर कर रही होती है। हम बाज़ औक़ात वो लफ्ज़ बोल के ही खुद ही ये बता रहे होते हैं कि नहीं, हम याद ही करना चाह रहे हैं उस बात को। तो जब आप याद ही करना चाह रहे हैं तो फिर माफ़ी दें या ना दें, तो आप खुद अभी तक एसोसिएटेड हैं उस स्टेट से। तो पहले डिसोसिएट करें, अपनी वर्डिंग को चेंज करेंगे तो ऑटोमैटिकली वो चीज़ खत्म होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। अनिला रियाज का क्वेश्चन है, बहुत बार गुस्से की ऐसी सिचुएशन हो तो क्या किया जाए? लैंग्वेज असर तो बहुत रखती है, लेकिन बहुत बार इन्वायरमेंट ऐसा बन जाता है कि मुश्किल लगता है, बोलने के बाद पता चलता है कि थर्ड पर्सन और फोर्थ पर्सन की जगह रख के भी सोचना था। इसका भी मैंने जवाब दिया था, वो ये था कि इंस्टेंट जब आपको रिस्पॉन्स देना होता है तो वो तो आपको लैंग्वेज की सूरत में ही देना होगा। बाकी वो थर्ड पर्सन और फोर्थ पर्सन वाला जो था वो ये था कि आप बाद में बैठ के जब उस चीज़ का एनालिसिस करते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, तो जब वहाँ पे आप उसको थर्ड और फोर्थ के ऊपर लेके जाएँगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन इंस्टेंट जो रिस्पॉन्स होता है, चाहे जितनी मर्ज़ी कैफ़ियत हो, वहाँ पे क्वेश्चन जो हैं वो अपना किरदार ज़रूर अदा कर रहे होते हैं कि वो जो आपके सवालात हैं वहाँ पे खुद से भी, और अगर आपको लगता है कि जिस बंदे के साथ ये मामला चल रहा है गुस्से वाला, उसके साथ भी अगर क्वेश्चन करने की इजाज़त मौजूद है तो वहाँ पे भी वो आप कर सकते हैं।
वरना अपने आप से तो आप ज़रूर करके उसको जिसे कहते हैं कम ज़रूर कर सकते हैं, उसको डाउन ज़रूर कर सकते हैं उसकी इंटेंसिटी को। सही। अच्छा, अहमद ओके हसन सर, इसके बाद जी जी आगे शुड आई रीड? जी जी प्लीज। ओके, इसके बाद एक नेक्स्ट मेंबर का क्वेश्चन है सबा सरफराज। शी इज सेइंग कि आई थिंक शी इज टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज। Okay, should we repeat this exercise if our situation do not get better? जी बिल्कुल, मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। बिल्कुल, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड ट्रेंड होगा, उतना ज़्यादा जो है वो उन चीज़ों को तब्दील आप 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। द पार्टिसिपेंट अहमद हसन, ही इज सेइंग कि आपका सेशन लेने से पहले मुझे बहुत गुस्सा फील हो रहा था, सर के अंदर बहुत दर्द और सर पे चढ़ रहा था गुस्सा, लेकिन अब मैं बिल्कुल बेहतर फील कर रहा हूँ और मुझे डर है कि थोड़ी देर के लिए काम करेगा और शायद सेशन एंड होने के बाद सेम वही सिचुएशन ना हो जाए। तो इस पे इफ यू वांट टू से समथिंग टू अहमद हसन। अहमद, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर दोबारा इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो सेम जो प्रोसेस हमने यहाँ पे किया है इसको दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, आपका गुस्सा जो है वो कम हो जाएगा। और जो चीज़ें हमने बताई हैं उसको भी आप मल्टीपल टाइम जब अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, तो इसके फिर आपको जो है ना वो जिसे कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग जो रिजल्ट्स होते हैं वो फिर आपको मिलेंगे। सिंपल सी बात ये होती है इसमें कि आप इरादा पहले कर लें इस चीज़ का कि हाँ जी, मैंने अपने आप को तब्दील करना है। अगर इस सेशन से आपको फ़ायदा हुआ है तो मेरा ख़्याल है कि इसमें से आधी चीज़ें आपको याद ज़रूर होंगी, ठीक है? वरना इसकी रिकॉर्डिंग भी हम दोबारा अपलोड कर देंगे और आप इसको दोबारा देख लीजिएगा और इन एक्सरसाइज को आप अप्लाई करें। जो ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट इसके परमानेंट मिलना शुरू हो जाएंगे। अगरचे ये सेशन जो होते हैं वो थेरेपी सेशन नहीं है, इसमें लाज़िम बात है हम डिटेल से हर चीज़ को नहीं डिस्कस कर रहे होते, डिटेल से हर चीज़ का सॉल्यूशन भी नहीं बता पा रहे होते क्योंकि टाइम की कमी होती है। लेकिन एटलीस्ट जितना हो सकता है वो हम चीज़ें कर रहे होते हैं। अगर इन्हीं को भी आप अप्लाई करते रहेंगे तो आई होप कि आपका मसले जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा वन पॉइंट विच आई वांट टू ऐड कि अहमद हसन, यू कैन कॉन्टैक्ट टू सर अब्दुल रऊफ डायरेक्टली and you can take consultation, a coaching session from him, and I hope ये जो anger management है, sir is too good in it. Even इन्होंने मुझे भी सिखाया है। I was the person जिसका गुस्सा uncontrollable था, like सर में blast हो जाएगा, literally I was that person। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है मुझे, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। तो फ़र्क क्या आया, इवन बहुत ही रिज़ॉल्व भी कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। So you should take session, you should go for the session, take a coaching session and you will get the very good results inshallah. So चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीला रियाज का कि डर और खौफ जो हमारा मैसेज भी कन्वे ना कर सकता हो, इसे कैसे ओवरकम करें? डर और खौफ हमारा मैसेज कन्वे ना कर सकता हो? यस, सवाल यही कि अनिला, अगर आप प्लीज माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन थोड़ा क्लियर कर देंगी तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ये नवीज दोबारा पढ़िएगा सवाल। सवाल है कि डर और खौफ जो हमारा मैसेज भी कन्वे ना कर सकता हो, इसे मेरा ख्याल कैसे है वो ये ओवरकम बताना करें? चाह रही हैं कि हम किसी वक्त इतना खौफ और डर की हालत में होते हैं कि हमसे ये भी पॉसिबल नहीं होता कि हम किसी तक अपना सवाल पहुंचा सकें। आई थिंक यही वो पूछना चाह रही हैं। तो लाजिम बात है उस हालत में तो अगर नहीं पहुंचा सकती तो अगर आपके पास टाइम है तो देख लें, उसको वहीं पे होल्ड कर लें और जब थोड़ा सा डर और खौफ की कैफियत कम हो उसके बाद उसको सोच के आप सवाल कर लें, किया जा सकता है। हाँ, ये बात का शायद इनका अगर ये कहने का मतलब है कि बाज़ जगह ऐसी होती हैं वहाँ आपके अंदर हिम्मत ही नहीं हो पा रही होती
डर और खौफ की वजह से कि हम यहाँ पे सवाल भी कर सकते हैं अपने आप को। तो उसमें एक चीज़ मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा, वो ये है कि वहाँ पे अपने जो आपके जेस्चर्स हैं, ठीक है? आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, ठीक है? वो थोड़ी-सी कॉन्फिडेंट होके नज़र आनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि हम जब किसी के खौफ और डर के आगे बैठे होते हैं ना, तो हमारे कंधे भी झुके हुए हैं, हमारी आँखें भी झुकी हुई हैं और ये चीज़ अगले बंदे के लिए एक साइन होता है कि जी हाँ, ये यहाँ पे गलत है, मैं ठीक था, इस वजह से इसके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये बात कर सके। तो एटलीस्ट अगर सवाल करने की भी हिम्मत नहीं है ना, तो फिज़िकली अपनी अपीयरेंस से ज़रूर अपने आप को वहाँ पे कॉन्फिडेंट फ़ील करवाएँ, ठीक है? इसके बाद ये कैफ़ियत ज़रूर आएगी कि अगले बंदे के अंदर ये चीज़ आएगी कि जी शायद इनको मेरी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वहाँ पे अगर जाएगा तो उसके असरार ज़रूर आएँगे। तो एटलीस्ट अपने आप को वहाँ पे जिसे कहते हैं ना सिंपल सी बात है ना, अगर किसी ने डंडा आपके ऊपर उठाया हुआ है और आपने पहले ही सर झुका लिया है, ठीक है? तो वो डंडा ऐसे ही कायम रहेगा आपके ऊपर, ठीक है? लेकिन अगर अदब के साथ अपने बॉडी के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, उस तरीके से जब देखते हैं किसी के साथ आपके कंधे ठीक हों, बात करने का अंदाज़ जो है, आपके हाथों की मूवमेंट जो है, वो डिफरेंट हो, तो ऑटोमैटिकली आपका जो माइंड है वो आपको सवालात भी दे देता है। इसकी मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ। एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ भी है, वो आप सब कर सकते हैं। आपने नोट किया होगा कि जब भी हम किसी मामले के अंदर डाउन फ़ील कर रहे होते हैं, तो हमारी मोस्टली क्या होती है कि गर्दन भी एक साइड पे झुकी होती है, ठीक है? और हमारी सर भी झुका होता है, हम सर पे हाथ भी रखा होता है और बिल्कुल डाउन हुए होते हैं। तो नफ्सियात ये कहती है या एनएलपी के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी है कि व्हेन यू चेंज योर फिजियोलॉजी, योर स्टेट ऑफ माइंड आल्सो चेंज्ड, ठीक है? तो उसी वक़्त अगर अपने मैं कंधों को बिल्कुल सीधा कर जाता हूँ और मैं अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठता हूँ, ठीक है? मेरे हाथ जो हैं वो खुल जाते हैं, तो जो ही ये मेरी फिजियोलॉजी चेंज होगी तो मेरी स्टेट ऑफ माइंड भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। अब वो जब चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है, वो आपके अंदर वो हार्मोन्स पैदा करेगा, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिसके बाद आपके अंदर सवाल करने की जो है वो सलाहियत पैदा होगी। ठीक है? ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जितना मर्ज़ी गैप हो आपके दरमियान कि आप सवाल ही ना कर सकें, सवाल हो जाते हैं। सवाल करने का अंदाज़ मैटर कर रहा होता है कि आप सवाल किस अंदाज़ से कर रहे हैं। ठीक है? तो अपनी फिज़ियोलॉजी चेंज करेंगे तो स्टेट ऑफ माइंड भी चेंज होती है और तब आपके अंदर सवाल करने की जो सही सवाल होता है, राइट क्वेश्चन जो होता है वो एबिलिटी जो है आपके अंदर पैदा हो जाएगी। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसबा कमर का कि सर हम डिप्रेशन को कैसे कम कर सकते हैं? डिप्रेशन के बारे में मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, डिप्रेशन तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो प्रॉपर डिस्कस हो तो उसके बाद पता चलेगा डिप्रेशन हुआ क्यों, रीज़न्स क्या थी। के बारे में जी। यस, इन्हीं मिसबा कमर का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए कुछ चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, इंसान भी बस हो जाता है। इस बार मेरा ख्याल है हमारा लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया था। मैंने एक चीज़ उसके अंदर बताई थी कि पहला पॉइंट तो ये कि हम जिन चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे होते हैं वो चीज़ें जो है हमारे साथ ज़्यादा हो रही होती है, हमारा माइंड उनको ज़्यादा ले रहा होता है। दूसरी बात ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर जब इस तरह के मसाइल आ रहे होते हैं तो उनमें 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली ये होती है कि आप खुद डिसीजन लेने में कितने आपसे मुराद ये कि आपसे जुड़े हुए जो भी हैं, तो लेट्स से आप मैरिड हैं, तो आप और आपके हस्बैंड क्या ये डिसीजन लेने में इतने हैं कि वो अपने आप को वहाँ से अलग करें, ठीक है? एक ये चीज़ होती है। बाकी ये तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ ज़रूर मौजूद है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर बहुत से जो इस तरह के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। मेन चीज़ ये मैटर करती है, जो मैं आपको बताने जा रहा था कि जो हमने लास्ट सेशंस के अंदर भी डिस्कस की थी, वो ये थी कि हमने, ठीक है, वो एनएलपी के अंदर एक चीज़ बताई जाती है ना कि इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि क्या चीज़ हो रही है, तो फ़र्क इससे पड़ रहा होता है कि हम क्या समझ रहे हैं।
ठीक है। अगर हमने पहले ही से माइंड बनाया हुआ है कि जी ये जो मेरे साथ ये फला खातून है या मर्द है इस फैमिली के अंदर, ये मेरे साथ ठीक नहीं है, ये मेरे साथ सिंसियर नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली वो हैं या नहीं है ये तो लाजिम बात है कि सुनने के बाद जानने के बाद पता चलेगा। लेकिन फ़र्क बेसिकली इस चीज़ से पड़ रहा होता है कि हम समझ रहे होते हैं कि ऐसा है। जब हम समझ रहे होते हैं ऐसा है तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली हमें उस स्टेट के अंदर ले जाता है और फिर हम डिप्रेस भी फील करेंगे और फिर हम हर वक्त जो है वही हमारी नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे और हमारा जो मौक़िफ़ है उनके बारे में जो राय है हमारी वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। ठीक है, बेसिकली डिपेंड ये कर रहा होता है कि हम उसको क्या समझ रहे होते हैं। मैं अगर बात करूं कि अगर मैंने जितने भी इस तरह के सेशंस लिए हैं उनके अंदर ये वाला पैटर्न्स तो मैंने हर जगह नोट किया है कि अगर लेट्स मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या कहते हैं सास बहू हैं या नंद भाभी हैं, कोई भी इस तरह की हैं, तो उन दोनों को भी अगर बिठा दें तो आपको पता लगेगा कि ये अपनी जगह बिल्कुल 100% ठीक है, ये अपनी जगह बिल्कुल 100% ठीक है। ठीक है, और उनसे अगर पूछें तो वो कहेंगे ये 100% गलत है और मैं 100% ठीक हूँ। तो बेसिकली फ़र्क वो कौन ठीक है ये तो लाजिम बात है जानने के बाद पता चलता है। असल चीज़ ये है कि आप क्या समझ रहे हैं, जो आप समझ रहे होते हैं वो चीज़ आपका दिमाग आपके सामने लेके आ रहा होता है। वो जो आपके अंदर स्टेट वो जो पैदा होती है वो आपके दिमाग ने आपके अंदर की होती है। मैंने एक और एग्जांपल दी थी कि लेट्स से मुझे कोई बुरा भला अगर कहता है तो वो बुरा भला कहने वाला तो अपना काम करके चला गया है। उसके बाद अगर उस चीज़ को मैं अपने यहाँ पे सवार कर रहा हूँ और मेरे ऊपर उसके असरात पड़ रहे हैं, मैं डाउन फील कर रहा हूँ तो ये मेरा कसूर है क्योंकि मैंने उसको गलत समझा है। मैंने उसको जो इंटरप्रेट किया है, मैंने अपने जो इस दिमाग के प्रोसेसर में उसको चलाया है, उसका मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। ठीक है, वो वाले ज़िम्मेदार नहीं है। तो सोचने की जो ज़रूरत है, जो काम करने की ज़रूरत है, तो हमेशा आपको अपने ऊपर होती है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी हम एक बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि हम किसी दूसरे को नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, आप ये कहें कि जॉइंट फैमिली के सिस्टम में हम रह रहे हैं कि सारे के सारे लोगों को हम ठीक कर सकते हैं, आप कभी नहीं कर सकते। हाँ, आप खुद को चेंज कर सकते हैं। खुद को जब चेंज करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि एक ही काम जो पहले हो चुका हो था, अगर आपने खुद के ऊपर काम किया तो उसके बाद सेम वही काम अगर दोबारा भी होगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। आपको बिल्कुल नॉर्मल फ़ील हो रहा होगा। आपको ऐसे लगेगा कि कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है जो हुई है। सो वर्क ऑन योरसेल्फ। That's it. Those were all questions we have in chat box. Yeah, I think so that's all and we are done with all the questions. So, बस ये है कि आप लोगों ने जो एक्सरसाइज रिपीट करने के लिए बोला है इंशाल्लाह हम रिकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर कर देंगे और उसका लिंक हम ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे तो आप लोगों तक रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। आप लोग वहाँ पे एक्सरसाइज को रिपीट में देख सकते हैं वहाँ पे। वो पोर्शन कट करके भी शेयर कर दूंगा इजी के लिए इंशाल्लाह आसानी लोगों के लिए। इंशाल्लाह ठीक हो गया। सो आई थिंक वी आर डन विद टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इतना कीमती नॉलेज हमें दिया। आई होप जो दिमाग की फोग है इमोशंस की वो काफ़ी हट चुकी होगी, काफ़ी इसमें क्लैरिटी आई होगी कि हाउ टू डील विद दैट एक्चुअली, जो इतना स्ट्रगलिंग पॉइंट है हम सब के लिए। सो आई होप सो बहुत सारे मेंबर्स ने बहुत कुछ सीखा होगा। आप लोगों के फर्दर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आप लोगों की फीडबैक्स हैं, एनीथिंग you want to share, you can text us in the group and group is open for the question and answers and any of your suggestion, any of your feedback. So we'll see you guys in the next session inshallah on next Saturday 8 p.m. with the new topic of this series and tab tak ke liye Allah Hafiz. Allah Hafiz. Take care of yourself all of you. Allah Hafiz.